वेरी गुड मास्क, आई थिंक उसको यूज करना कम्युनिटी के लिए पर्याप्त है, लेकिन वो प्रॉपरली टाइट होना चाहिए। मास्क के बावजूद हमारे को 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्लोज हॉल्स अवॉइड करें। लोग कहते हैं शराब से, अल्कोहल से, ये मजाक की बात है कि लोग कहते हैं अल्कोहल से कोरोना की बचत हो जाती है, और ये मिथ्या है। इसको कभी नहीं मानना चाहिए जहां तक हो सके। पब्लिक में कितनी भी डेथ्स होती हो, लेकिन हमारे परिवार में एक डेथ हमारे लिए 100% है। इसलिए हमारे को इंडिविजुअली अपने परिवार के लिए भी यही ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हमने अपने परिवार के लिए प्रिकॉशन ले लिया, इसका मतलब हमने कम्युनिटी के लिए प्रिकॉशन ले लिए। यू आर वन फॉर योर फैमिली एंड यू विल नेवर बी गॉट बैक अगेन वंस यू आर लॉस्ट। सो हमें अपना ध्यान रखना जरूरी उतना ही है, उसके बाद कम्युनिटी का ध्यान अपने आप ही स्वतः ही हो जाएगा। और सरकार जितना प्रिकॉशन हमको बता रही है उसको फॉलो करना कोई सरकार पे एहसान नहीं है, हम खुद पे एहसान है। इस बात को अगर हम ध्यान रखेंगे तो संभव है कि ये कोरोना से हमारा जल्दी पीछा छूट जाए। वैक्सीनेशन जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करें, और इंडियन वैक्सीन आर द बेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड। ये ऑलरेडी प्रमाणित हो चुका है। कोविड का वैक्सीन कितना कारगर है ये अभी डेटा पूरा आना बाकी है, लेकिन फिर भी इट इज वेरी इफेक्टिव, ये बहुत प्रभावी है, और हमको वैक्सीन का ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीनेशन टाइम पे होना चाहिए। थैंक यू। कोई प्रश्न हो तो मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर। आई कांट हियर यू। सर थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, आपने उसकी हर कंसेप्ट को बताया कि किस तरह हमें करना चाहिए। तो सर मेरे पास लिस्ट है क्वेश्चंस की जो स्टूडेंट्स ने बहुत भेजी है मुझे, तो इट इज वेरी ह्यूज लिस्ट एंड इफ यू विल बी सिटिंग हियर टिल नाइट तभी भी कंप्लीट नहीं होगी, तो आई विल सेंड यू। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें पीपल, तो काइंडली आंसर देम। यस डॉक्टर अनीता मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी मेरा सवाल ये था कि आपने बताया कि कोरोना वायरस इनिशियली थ्रोट में रहता है, वो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स में, तो स्टीम का क्या रोल रहेगा? जैसे हम लोग अक्सर रात को स्टीम लेते हैं सोने से पहले, तो स्टीम का रोल इसके प्रिवेंशन के लिए किस तरह का रहेगा? स्टीम का रोल साइंटिफिकली इट हैज नॉट बीन प्रूवन, लेकिन शुरू के टाइम पे ये आया था कि जापानीज रेगुलरली स्टीम करते हैं इसलिए उनमें नहीं हो रहा है, इसलिए चाइनीज उनमें नहीं हो रहा है। बट स्टीम जो होती है, वी मस्ट नो, मेरे चेस्ट फिजिशियन कलीग्स हैं, बहुत ही क्वालिफाइड लोग, बहुत उम्दा लोग हैं, उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ है एंड दे से कि यार विजय, दीज रीच ओनली द ब्रोंकाई। जो वायरस जहां अफेक्ट कर रहा है वो है लंग्स में नीचे जाके। अगर वायरस सिर्फ थ्रोट तक है तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं है, 15 दिन बाद हम राम राम करते हुए मस्त रह के घूम सकते हैं। परंतु ये लंग्स तक पहुंचता है, स्टीम लंग्स तक नहीं पहुंच पाती। वो तो फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट ऑफ ब्रोंकियल रेमिफिकेशन पे ही खत्म हो जाती, उसका कोई रोल नहीं, सिवाय इसके कि ड्राइनेस को अवॉइड करती। दैट इज ऑल। नहीं, लेकिन ये नेजोफेरेंजियल, पहले ये बात आती थी कि नेजोफेरेंजियल पैसेज में करीब 72 आवर्स तक रहता है ये वायरस। ये रहता है, लेकिन नेजोफेरेंजियल उस टेम्परेचर पे ये जा भी नहीं सकता। वो टेम्परेचर जितना हीट पे जाता है उस टेम्परेचर में नहीं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ। मेरा एक सवाल और था मैम। जी सब्या मैम, एक सवाल और पूछना चाह रही थी मैं। एक्चुअली अभी जो लॉकडाउन वाला जो चल रहा है, इसमें ज्यादातर बुजुर्गों को लेबाइल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लगी जी। तो क्योंकि आप कार्डियोलॉजी से जुड़े हैं, तो जैसे घर में भी मैं कई लोगों का देखती हूँ कि एकदम से बढ़ जाता है बीपी रेगुलर मेडिसिन लेते हुए भी, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रिकॉशन रखें? ये वाली प्रॉब्लम अभी देखने को मिली है, पहले नहीं। एक्चुअली मैंने इसमें किया था कि कोविड जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें लोगों पे बहुत ही एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़े। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि यू रियली हैव टू बी सिटिंग ऑन दिस चेयर टू रियलाइज कि कितना सीवियर स्ट्रेस है लोगों को। और उस स्ट्रेस की वजह से ही ये जो सर्ज ऑफ बीपी होता है वो भी हर समय नहीं रहता होगा, दैट वुड बी अप एंड डाउन।
तो उसके लिए आई थिंक दे शुड, बुजुर्गों से ही हमको इंसिस्ट करना चाहिए कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ना देखें, अखबारों को भी लिमिटेड, अखबारों की जो इंफॉर्मेशन है मैडम, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नॉट, अखबारों में बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्टर से लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हियरसे से। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग जर्नलिस्ट, लेकिन आई डेफिनेटली वुड से जर्नलिज्म पर बी मोर रिस्पॉन्सिबल। उसकी वजह से जितनी वो भयंकर बीमारी है उससे कहीं ज्यादा होके सामने आती है। और जो अगर अखबारों का हम बिलीव करें जो शुरुआती तौर पे आते थे, उसमें तो 100%, लेकिन उस समय इंडिया की डेथ रेट 1.9% थी, वो तो इस बार बढ़ी है जो कि लगभग 2% आई है। तो दैट स्ट्रेस टेक्स अवे एवरीथिंग। तो उनको स्ट्रेस रिड्यूसिंग मेडिसिन भी दे सकते हैं, उनसे प्राणायाम या उनके लिए कोई मनोरंजक सीरियल लगा सकते हैं। या मैं सोचता हूँ, जैसे मैं मेरे फादर को देखता था, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग मैन, पर आई थिंक उसके लिए जरूरी ये है कि हम उनके साथ कंपनी करें। और ये वायरस ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने घर के बुजुर्गों के साथ, क्योंकि हमारे पास काम धाम नहीं है, तो हम अपने बुजुर्गों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। लेट अस हियर व्हाट दे हैव टू टेल अस ओवर डिकेड्स, एंड लेट अस tell them what we wanted to tell them, that we loved you always, but we were not expressive. You were always needed in this house. I think that will reduce the stress. Thank you. Thank you. हाँ यस सकंदा मैम, डॉक्टर पूछिए। मैंने ये देखा है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, फिर उसके 2-3 दिन बाद उनका हार्ट फेलियर हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो सर इसका क्या रीजन है? उसका रीजन, जो मोस्ट प्रपोज्ड रीजन ये है कि कोरोना की वजह से हार्ट की आर्टरीज और हार्ट का कंडक्शन सिस्टम दोनों ही अफेक्ट हो सकते हैं। कोरोना नेगेटिव आने का मतलब ये है, कोरोना नेगेटिव आने का मेन मतलब ये है कि यू आर नो लॉन्गर इफेक्टिव, आप दूसरे को इन्फेक्शन नहीं दे सकते। परंतु आज की तारीख में इवन वो प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि 1/3 पेशेंट्स जो कि प्रूवन है आरटी से, एचआरसीटी से, स्कैन से, वो कोविड है ही, लक्षणों से नहीं है, 1/3 नेगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि वायरस की स्ट्रेन चेंज हो चुकी है, इसलिए उन टेस्ट के लिए वो वाजिब नहीं है। लेकिन कोविड 14 दिन 17 दिन के बाद निश्चित रूप से डिसइंफेक्टेड हो जाता है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन फिर भी चल सकते हैं। इसलिए जो ब्लड टेस्ट आपको डॉक्टर साहब ने बताए हैं, उसके हिसाब से जो इलाज बताया है, तजवीज़ किया है, उसको यू फॉलो इट लाइक रिलीजन, जब तक डॉक्टर आपको बोलता नहीं। उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है, हार्ट की अरिथमियाज, इसमें हमारे पब्लिकेशंस भी हैं जर्नल्स में, जिसमें कि हार्ट की अरिथमियाज ऑलमोस्ट 14% लोगों में हो सकती है कोविड के, जो कि उनमें से 2% ही सीरियस होते हैं, परंतु 14% लोगों तक में वेरियस टाइप्स ऑफ अरिथमियाज हो सकते हैं। तो दैट इज प्रोबेबली द कॉज ऑफ डेथ। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू डॉक्टर पाठक सर। लेकिन आपके बहुत बड़े फैन है आपके पेशेंट आसिफ, उन्होंने आपसे पूछा, आपको जय हिंद करे और पूछा है कि क्या डॉक्टर पाठक सर से बोलिए, क्या वैक्सीन, जिनको सल्फर एलर्जी ऐसी है, क्या वो लोग भी वैक्सीन ले सकते हैं क्या, और हार्ट पेशेंट भी हो? वैक्सीन के लिए एवरीबडी इज अ कैंडिडेट, सिवा उसके जिसके पिछले 2 महीने में कोविड हुआ हो। एवरीबडी इज अ कैंडिडेट। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनको ये देखना पड़ेगा कि हम एक्टिवली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं। उस स्थिति में आपको अपने स्पेशलिस्ट से बात करना पड़ेगा। जिनके मैलिग्नेंसी है या हाई डोज स्टीरॉइड चल रहे हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स चल रही हैं, दे आर द पीपल हु माइट बी अ रिस्की कैंडिडेट्स। बट अदरवाइज डायबिटीज या, और जिन लोगों को खून पतला करने की मेडिसिन चल रही हैं जैसे कि एसिट्रोम या वॉरफरिन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एसिट्रोम या वॉरफरिन या खून पतला करने की उस तरह की दवाइयां चल रही हैं, उनमें वैक्सीन को सावधानी से देना चाहिए, अपने डॉक्टर से पूछे, क्योंकि उनके जो मसल में जहां वैक्सीन दिया जाता है उधर ब्लड का हिमेटोमा बनने की संभावना है। पेशेंट की रिस्क नहीं है कोई लाइफ का, लेकिन हिमेटोमा बन सकता है, तो इसलिए आपका डॉक्टर आपकी डोज मॉडिफाई कर देंगे ताकि वो रिस्क खत्म हो जाए, एंड 5 days later on you can go on with the same medicine. Yeah. थैंक यू डॉक्टर पाठक। मैं आसिफ को बता दूंगी, ही इज योर फैन एंड ही इज बिजी नाउ, so I will ask him. We have met many times.
Yeah. Give him my regards and Jai Hind to him. No, sir. Jai Hind to you. So such a person with golden heart and always ready for service. और किसी के क्वेश्चन है? मैं आप लोग मुझे अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए. क्वेश्चन है. हाँ. But please ask. You put it. अगर आपका ऐसा है तो चैट बॉक्स में आप डाल दें. Doctor will reply and I will give you the answer. है ना? ओके डॉक्टर पाठक सर, थैंक यू सो मच. आपने हमें दिया अपना समय और जानकारी. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद. नमस्कार डॉक्टर पाठक. ओ मैडम नमस्कार. मैडम नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद. नमस्कार. एक्चुअली मैं अभी हॉस्पिटल में थी, थोड़ा बिजी थी और ये नेटवर्क नहीं लग रहा था, इसलिए फिर थोड़ा ज्वाइन करने में मेरे को लेट हो गया हल्का सा. सब लोग ठीक है? आपको हाँ नहीं मैंने आपका सुन लिया था. आई ज्वाइंड आफ्टर few minutes of your starting. I joined it. Welcome. How are you? I am good, madam. Thank you so much. Same here. Hello. Yes. Sabiha ji, sorry for joining some late. Yeah. We have a second chief guest, Dr. Nasreen Bharti with us, and I would say a few words about Madam. Jai Hind. First of all, Madam Jai Hind. Madam Bharti Archida की working president है. She is the president of Rajme and principal specialist surgeon. She is a deputy superintendent of Kawatia Hospital, which is related to this SMS Hospital Jaipur, and she has done a MBBS from JLN Medical College. I remember those days when ma'am was doing this. I welcome you, Nasreen Bharti ma'am. You are invited for your talk. Thank you so much, ma'am. I congratulate Dr. Sabiha for her cooperation and in awareness program of COVID in such pandemic time. You are doing great work, ma'am, and your team. We are thankful to you for making awareness to the public and to the society and your students as well. मैं अभी सुन ही रही थी डॉक्टर पाठक ने जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया. ही इज कार्डियोलॉजिस्ट एंड it's very good to have him also with me. I heard we both are from the same batch. And जैसे मैम ने बताया, सबिहा मैम ने, कि I did my MBBS and MS both from the Ajmer JLN Medical College. तो मैं तो आप ही के जगह की हूँ. अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक का रियली हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मुकाबला कर रहे हैं एज ए फ्रंटलाइन वॉरियर. और सारे पैरामेडिकल्स और हमारे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स तो हैं ही, सब लोग मिलकर लग रहे हैं. उसके साथ ही डॉक्टर्स के साथ आप जैसे लोग भी लगे हुए हैं जो कंटिन्यू पब्लिक को और सोसाइटी को अवेयर कर रहे हैं और उसको बचाने का तरीका बता रहे हैं. तो आप लोग ऑल्सो, मैं आपको भी वॉरियर्स ही कहूंगी, यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम जॉब. दो वी आर ऑन द फ्रंट लाइन बट यू आर फ्रॉम द सेकंड लाइन, यू आर डूइंग सच थिंग. अभी पाठक साहब ने तो काफी चीजें बताई दी कोरोना के संबंध में, लेकिन फिर भी कोरोना नॉन एंडिंग टॉपिक है. और बीइंग सर्जन हम लोग भी काफी पिछले 14-15 महीने से इस महामारी से जूझ रहे हैं. और यहाँ पर मैं एज ए सर्जन आई हैव आल्सो सीन सो मेनी केसेस. हम लोगों ने किसी पेशेंट की सर्जरी कर ली और पहले कोविड टेस्ट उसका नेगेटिव था और जब ऑपरेशन किया उसके बाद पता चला वो पॉजिटिव है. मतलब इसका एक्चुअली इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 से 11 दिन होता है कोरोना का. कई बार फर्स्ट जांच 2 दिन, इवन 3 दिन, 5 दिन तक नेगेटिव आ जाती है और 5 दिन बाद सिम्टम आते हैं. तो पेशेंट जब हमारे पास आया तो वो हो सकता है इन्फेक्ट हुआ, उसको 2-4 दिन हुए हो, तो उस वक्त उसका वायरल लोड इतना नहीं, तो नेगेटिव आ गया. और पहले तो फिर भी इतना नेगेटिव पॉजिटिव की ज्यादा, फॉल्स नेगेटिव ज्यादा नहीं थे. लेकिन अभी इस टाइम में क्योंकि स्ट्रेन में चेंजेस हो गए हैं, काफी वायरस म्यूटेंट हो रहा है लगातार. हमने देखा है अभी नया म्यूटेंट आया जिसको कि इंडिया में इसमें नया नाम दिया गया है. अब वायरस से अगर म्यूटेंट हो रहा है तो वो जो हम RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उस PCR टेस्ट में कई बार वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है. तो ऐसे केसेस में जैसे डॉक्टर जिंदल साहब की डेथ हुई, आपने सुना होगा, हमारे
मतलब सर्जरी के महानायक थे, वो महानायक, ही वाज अ ग्रेट सर्जन ऑफ राजस्थान एंड नेशनल वाइड ही वाज वेरी फेमस पर्सन। तो वो क्यों हुआ? डॉक्टर त्रिवेदी का डेंटल में हुई डेथ, और अभी हमारे माननीय सर न्यूरो सर्जन पंगेड़िया साहब वो भी एडमिट है। तो ये सब क्या है कि जब मरीज, हम लोग तो मरीज देख रहे हैं कंटिन्यू, मरीज देखने में हालांकि प्रिकॉशन सब जने रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लगता कि कौन सा पेशेंट कब इन्फेक्ट कर गया, किसको कब गया। तो पेशेंट का मतलब ये है कि जो अभी समाज में जो मिडिल, आप लोगों की एज है बच्चों वाली, जो मतलब टीनेजर्स हैं, उनके लिए कहा जा रहा था, और अभी भी वैसे ये बात सच भी है कि टीनेजर्स में सिम्टम पहले ज्यादा नहीं थे। इस बार उन्होंने इस कोरोना की वेव ने, सेकेंड वेव ने टीनेजर्स को ज्यादा अफेक्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद छोटे बच्चे हैं या फिर कई टीनेजर्स ऐसे जिनके सिम्टम नहीं आए, वो एसिम्प्टोमेटिक होकर कैरियर का काम कर रहे हैं, वो बीमारी इधर से उधर फैला रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। और हम जैसे सोसाइटी में जैसे बाहर निकलते हैं, देखते हैं जैसे ही, तो आपने ठेले वाले देखे होंगे जो सब्जियां बेच रहे हैं, वेंडर्स जिनको कहते हैं, जो फल फ्रूट्स बेच रहे हैं या और भी जो छोटी मोटी चीजें ऐसी बेच रहे हैं, तो वो लोग क्या है, मास्क को सारे टाइम में दाढ़ी के ऊपर लगा के रखते हैं। आपने देखा होगा सब, आप सब नोटिस कर रहे होंगे। तो वो मास्क मुझे मतलब एक कहानी आपको कहना चाहूंगी कि मास्क लगाने का मकसद क्या है। मास्क लगाने का मकसद हमारा ये है कि हम यदि वी आर इन्फेक्टेड और अदर पर्सन इज इन्फेक्टेड, तो वो जो इन्फेक्टेड है वो उससे वो वायरस दूसरे तक ना जाए, इसके लिए एक बैरियर के रूप में मास्क का प्रयोग किया गया है। और अभी तो इस सेकंड वेव के लिए तो यहाँ तक कहा है कि डबल मास्क से ही सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी है। पहले वाले में तो फिर भी लोग सिंगल मास्क लगा रहे थे, लेकिन हम लोगों को अपनी सोसाइटी को ये अवेयर करना है, और आप भी बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोगों को भी अपने घर वालों को, अपने पड़ोस को, अपने फ्रेंड सर्किल को, और जो आपके जानकार लोग हैं उनको ये कहना चाहिए कि मास्क को प्रॉपरली लगाएं। सब लोग मास्क को यूज ना करें मजाक के लिए कि उसको आप सिर्फ दाढ़ी के नीचे लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि हम लोग बच सकते हैं। बाकी जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताई दिया, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीनिक हाइजीन, हैंड हाइजीन एंड ऑल, ये सब तो हमको करना ही है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ के लोग अपने लेवल पर ही ये सब डिसीजन ले लेते हैं। और एक मास्क के बारे में एक मिथ है कि भाई कोई कपड़ा ही मांग लिया, गमछा मांग लिया, ठीक है बात, लेकिन प्रॉपर मास्क जो 3 लेयर्ड मास्क है उसको लगाना चाहिए, और उसको क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। उसको जैसे N95 आपको मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आप 3 लेयर लगा लें, मार्केट में जो कपड़े के मास्क मिल रहे हैं वो लगा लें। लेकिन जो मास्क लगा रहे हैं वो प्रॉपरली सूखा हुआ होना चाहिए, प्रॉपरली यूज उसको करना चाहिए, और डेली उसको चेंज करना चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और आपके पास अगर N95 5 मास्क हैं तो आप ऐसा करें, एक दिन आज एक मास्क लगाया, फिर दूसरे दिन दूसरा लगाया, ऐसे उनको जो यूज आज कर लिया। N95 को धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 लेयर को हम धो के पहन सकते हैं, हम कपड़े के मास्क को धो के पहन सकते हैं। तो उसको जैसे 5 मास्क आपने लिया तो फर्स्ट डे आपने 5 थैलियां बना लीजिए आप कागज की, उसमें फर्स्ट डे का नंबर 1 लिख लीजिए, फिर नंबर 2, नंबर 3 ऐसे मार्क कर लीजिए, और जो फर्स्ट नंबर का मास्क है उसको छठे दिन फिर पहन लीजिए आप। तो उससे क्या है कि आपका डबल प्रोटेक्शन होगा, और इस N95 को धोने की इतनी जरूरत नहीं है। और 4 बार मैक्सिमम हम N95 को यूज कर सकते हैं, और उसको फिर डिस्कार्ड कर दीजिए। कोविड जैसे संक्रामक रोग से जो अभी हम लोग सब इससे 1-1, 2-2, 4 हुए हैं कि अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कौन फैमिलीज बची हैं, मतलब जिसके बारे में सुनो उनके यहाँ डेथ हो गई, जिसके बारे में सुनो उसके यहाँ एक डेथ हो गई। पहले पिता को संभालने बेटा आया और पिता की डेथ हुई, और उसके 15 दिन बाद ही बेटे की भी डेथ हो गई। मतलब इतना दुखी और ऐसा मतलब माहौल बना हुआ है जो मेंटली हर जना साइकोसिस से जी रहा है अभी, जिनको हो गया है वो भी और जिनको नहीं हुआ है वो भी। हम लोगों को इस महामारी से डरना है, लेकिन जो डर गया वही सिकंदर है। अभी डर कर वो प्रिकॉशन रख ले, मतलब कहने का मतलब है प्रिकॉशन रख ले, और अपने आप को सबसे पहले अपने आप को बचा ले, अपने परिवार को बचा ले, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी की हेल्प हो रही है और आप कम्युनिटी को बचा रहे हैं। बीइंग सर्जन, मैंने बोला अभी कि मैं सर्जरी के केसेस देखती हूँ, तो कई पेशेंट ऐसे आए जो बाद में पॉजिटिव निकले, फिर खैर उनका ट्रीटमेंट कराया, और हम लोग भी ने भी फिर अपनी जांचें कराई, फिर उसके बाद में ध्यान रखा कि भाई सिम्टम तो ना हो जाए, अगर हो जाते हैं तो फिर आप वैसे ही ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और एक लेडी डॉक्टर के रूप में भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ गर्ल्स, हमारा 50% समाज हमारा बालिकाओं और महिलाओं से बना हुआ है। हम 50% पॉपुलेशन बनाते हैं, हालांकि अपना रेशियो तो आज भी 920/1000 ही है, मेल वर्सेस फीमेल का,
1000 मेल्स पर हम 920 महिलाएं बच्चियां हैं हमारे समाज में। तो अभी अब आगे के जमाने में आपको पता है फीटोसाइड जो चल रहा है, इन्फेंटिसाइड जो अपने यहाँ समाज में कुरीति फैली हुई थी, उसको हम सबको मिलकर खत्म करना है। मैं ये टॉपिक से रिलेटेड ना होते हुए मुझे बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों क्या महिलाएं ही महिलाओं की बच्चियों की दुश्मन है। ये मैंने अपने 30 साल के करियर में देखा है। कभी मुझे मेरे पास मेल्स आके नहीं बोलते कि इसको टर्मिनेट कर दो। जब मैं जब गायनी प्रैक्टिस मैंने भी बहुत की शुरू के 15 इयर्स बीइंग लेडी डॉक्टर, आपको गायनी का काम करना ही पड़ता है राजस्थान गवर्नमेंट में, क्योंकि लेडी डॉक्टर्स की भी कमी है। तो वो लोग आके बोलते साहब मैडम इनका हम 2 बेटियां हो गई, 1 बेटी हो गई, 3 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हो रहा, आप इसको टर्मिनेट कर दो। तो ये टर्मिनेशन जहां तक अपना फिटोसाइड है, इन्फेंटिसाइड है, ये हमको 100% गवर्नमेंट ने तो बना ही लिया है, रूल्स पॉलिसी भी बन चुकी है और सजाएं भी हो रही है अभी। अगर कोई ऐसे इलीगल सेक्स डिटरमिनेट करता है या उसको टर्मिनेट कर देता है बीइंग फीमेल इन्फेंटिसाइड के आधार पर, तो ये चीज हमको प्रण लेना होगा आज से ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों से, क्योंकि आप ही आगे जाके भविष्य है राजस्थान का, भविष्य पूरे भारत देश का। तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारे लिए लड़का लड़की दोनों समान है। जो माँ बच्चा को पैदा करती है वो ऐसे थोड़ी होता है कि लड़की अलग तरीके से पैदा होती है, लड़की का पेट में 9 महीने अलग तरीके से रहती है और लड़का अलग तरह से रहता है। वो तो सेम चीज है, सब कुछ भगवान ने सेम बनाया है। खाली ये सेक्स तो 2 चीजें है ही सही, एक मेल और फीमेल होगा और तीसरा है तो वो अदर है। तो हमको लड़के लड़की में भेद ना करके घर का, क्योंकि परिवार की धुरी मतलब इस समाज में परिवार की धुरी माँ है, और माँ बेटा जनेगी या बेटी जनेगी ये उसके हाथ में नहीं है। ये सब मेल पे, पुरुष पे डिपेंड करता है कि वो एक्स मिलेगा जीन्स या XY मिलेगा। तो हमारे समाज में ये मिथ है कि अगर किसी के 2 या 3 बेटियां होंगी तो उस औरत को बहुत लाछन देंगे और बहुत गलत सलत बोलेंगे, आपने लड़की पैदा करी करी। तो इस तरह की हमको मिथ हटानी होगी। आप लोग बिल्कुल नायक हो इस कम्युनिटी के, आपको एज ए नायक ही वर्क करना है, एज ए हीरो ही वर्क करना है, और अपनी माताओं को, बहनों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी उनको समझाना है कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, और लड़का होना या ना होना ये लड़के आदमी पे डिपेंड करता है, ना कि महिला पर। आप जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हमको आज से इस आज जो वेबिनार की ये भी एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, जो टेक होम मैसेज लेके जाना है हमको कि लड़के लड़की में फर्क नहीं करना, जो हो गया 1 या 2 भले बस। ये चाइना की तरफ मतलब हालांकि अपने यहाँ तो 1 चाइल्ड का बना ही नहीं है नॉर्म, लेकिन फिर भी अपने लेवल पे जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज को वही बदलेंगे, पढ़े लिखे लोगों में ही चेंज होगा, और वही उनको ही वो अपने समाज में बताएंगे, अपने गाँव में जाके बताएंगे तो लोग समझेंगे, इसमें कोई शक नहीं, सब समझते हैं। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, एनीमिया हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियां या महिलाएं, माएं खुद कम खाकर अपने परिवार को सबको खिलाती हैं। और वही जो अभी बात ये लड़का लड़की की भी इससे कनेक्ट हो रही है कि अपने समाज में आज भी एजुकेशन का अभाव होने के कारण लड़कियों को उतना अच्छा खाना नहीं दिया जाता जितना लड़कों को। कई परिवारों में मैंने देखा है, 99% तो ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कई परिवारों में देखा है। तो लड़कियां इस तरह से एनीमिया से ग्रसित हो जाती हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो लड़कियों को, औरतों को ही भगवान ने माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। तो ये माँ बनने की एक कड़ी के तहत ही मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, इट्स नॉट ए डिजीज। ये फिजियोलॉजी है कि मेंसेस आएगा तब वो जो यूट्रस तैयार होती है कोई अगर बच्चा होने के लिए, कंसेप्शन के लिए, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये हो। तो ओवरी में से अंडा निकलता है, वो 12वें से 16वें दिन कभी भी निकल सकता है। अगर उस टाइम में आपका कंसेप्शन हो गया तो बच्चा बन जाएगा। तो इसलिए मतलब वो एनीमिया की कमी क्यों है, क्योंकि हमारे राजस्थान में हमारा जो गांव प्रधान हमारा देश है, हमारे यहाँ भी सारा कृषि प्रधान है, और गांव में हमारी 70% ज्यादा जनता पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो हम लोगों को महिलाओं में, बेटियों में, बेटे में फर्क नहीं करना है, और सबको अच्छा हाई रिच आयरन डाइट देनी है। आयरन किस में ज्यादा मिलता है? हरी लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, जितनी भी अपनी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब में आयरन मिलता है। और सरकार ने अपने यहाँ पॉलिसी भी चला रखी है, जो हर जगह बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं, उसके तहत भी जो बच्चे स्कूल में हैं उनको आयरन की टैबलेट्स बचती है, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स बांटते हैं। साथ में पेट में कीड़े की भी दवा सरकार देती है, ये भी अपने यहाँ नया शुरू हो चुका है। जिंक की टैबलेट भी डायरिया वगैरह के लिए सरकार की तरफ से मतलब स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से चला ही रखी हैं, लेकिन गवर्नमेंट को हेल्प कौन करेगा? आम नागरिक। आम नागरिक कौन? हम सबकी ड्यूटी बनती है कि इन चीजों को हम यूज करें, इस्तेमाल करें,
ताकि एनीमिया से लड़ा जा सके। और फिर भी अगर एनीमिया ज्यादा हो या खून की कमी होती है तो आयरन के टेबलेट्स के अलावा अपन ब्लड भी चढ़वा सकते हैं, उनके आयरन के इंजेक्शन भी लग सकते हैं, आयरन सल्फेट के, ये सब चीजें हमको देखना होगा, क्योंकि वही बच्ची आगे जाकर माँ बनती है। तो वो अगर वो एनीमिया उसका बचपन में किशोरावस्था में ही रह गया, पैदा हो गया या ज्यादा मतलब डेवलप हो गया, तो आगे जाके और होगा, लास्ट में फिर वो स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं देगी, और यहाँ तक कि उसके मेनोरेजिया का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी डिलीवरी के टाइम में, और उसकी डेथ तक हो जाती है कई बार। तो ये अवॉइडेबल सर्कमस्टांस है, इनको हमको अवॉइड किया जा सकता है, हमको इसको अवॉइड करना चाहिए आयरन वगैरह सब देके। और मेंटली सबको इतना मैच्योर करना है हमको हमारे समाज में कि हरी पत्तेदार सब्जियां तो अपने सलाद वगैरह या अपने खाने में होनी चाहिए। अंडा, मैं जानती हूँ सब जने अंडे नहीं खाते, लेकिन जो खा सकते हैं वो एक अंडा तो रोज ले। वैसे तो एक की जगह 2 भी खाना चाहिए, क्योंकि इसमें योग भी होता है, योग में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं और आयरन भी होता है, मतलब कंप्लीट फूड कहते हैं अंडे को और मिल्क को। मिल्क में आयरन नहीं होता। और एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ क्या होता है कि आयरन की गोली जिसको खाने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं, वो लोग कई बार नाश्ते के बाद आयरन की गोली खा लेते हैं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको बता रही हूँ, आयरन के टैबलेट्स कभी भी हमको दूध के साथ नहीं लेनी है। दूध के साथ ये चीलेट बना लेता है और वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, तो आपका गोली खाना बेकार हो गया। तो गोली हमको आयरन की हमेशा खाना खाने के 1 घंटे बाद खानी चाहिए, दूध नाश्ते के साथ या चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। ये चीज थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं बता रही हूँ आपको। और जो बच्चियां, एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में जो डेथ्स होती है ना महिलाओं में सबसे ज्यादा, वो होती है सर्वाइकल कैंसर से, और सेकंड नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर से। ये बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो पेरिनियल हाइजीन है, वो हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं रखा जाता। मतलब इस बारे में बात करना ही बुरा माना जाता है हमारे समाज में। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में या और जो चीजें हैं उसके लिए मतलब इतना है चीजें समझी जाती हैं कि इसके बारे में बात, ना तो बेटी माँ से बात कर सकती है ना किसी और। अब वो किससे पूछेगी? वो अपनी उम्र की बच्चियों से पूछेगी जिनको खुद को ही ज्यादा नॉलेज नहीं है। डॉक्टर से पूछने के लिए ठीक है कई लोग चले जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग शर्माते हैं। हमारी मतलब ये हमारे समाज में है ये चीज व्याप्त कि हम लोग तो इससे थोड़ा सा निकल कर, और मैं तो एक माँ के रूप में, मैं क्योंकि मैं भी माँ हूँ और डॉक्टर भी हूँ, और मैं आप सब भी अभी जो जॉब में हैं वो लोग तो नेचुरली माँ बन चुकी हैं, और जो आप बच्चियां हैं वो आगे जाके भविष्य में इस समाज का निर्माण करेंगी और आप भी मम्मियाँ बनेगी। तो ऐसे टाइम के लिए हमको बच्चियों को हेल्थ हाइजीन के लिए पेरिनियल हाइजीन में समझाना होगा। स्वच्छ पैड यूज करना है, जैसे कि अक्षय कुमार ने अभी फिल्म बनाई थी पैडमैन। तो आप देख रहे हैं कि मतलब आजकल के हीरो भी इतने अच्छे अच्छे टॉपिक उठाकर पिक्चर बना रहे हैं, किसके लिए? समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की हेल्प के लिए। तो हमको उसको यूज करना। सरकार ने पैड्स भी मशीन में लग रहे हैं आजकल, वेंडर्स हैं वहां पे मिल जाती है, तो आप आराम से ले सकती हैं, है ना। तो ये सब चीजें कपड़े वपड़े के जमाने अब खत्म गए, लद हो गए। तीसरा इसमें अपन को एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी चाहिए हाइजीन के अलावा, प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के टाइम में भी महिलाएं क्या है अच्छी तरह फुल डाइट नहीं लेती हैं, उसमें बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। डाइट में क्या क्या चीजें बैलेंस होती है, नॉट ओनली फॉर प्रेगनेंसी। पहले तो मैं नॉर्मली बता दूं अपने डाइट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट एंड वाटर एंड मिनरल्स, ये 5 चीजें अपनी डाइट को बनाती है। तो फैट, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में सारी अपनी गेहूं और जो अपन चावल खाते हैं और ये खाते हैं ब्रेड वगैरह, ये सब रिच कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। गेहूं से बनी हुई सब चीजें, अनाज आटे से बनी हुई सब चीजें। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में अपनी सारी दालें आ जाती हैं, दालों के साथ में अंडा आ जाता है प्रोटीन, मीट, फिश और चिकन आ जाता है, नॉनवेज आ जाता है। और फैट अपन जानते हैं तेल वगैरह और घी वगैरह, लेकिन तेल वगैरह में अनसेचुरेटेड फैट होता है और घी में सेचुरेटेड फैट होता है। तो घी का थोड़ा बहुत 1 चम्मच पर डे खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए क्योंकि सेचुरेटेड फैट है वो अपने लिए हानिकारक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में अनसेचुरेटेड फैट अपने लिए फायदेमंद होती है। लास्ट होता है इसमें मिनरल्स, तो सारे सलाद वगैरह ये सब चीजें हैं, इनमें मिनरल्स होती हैं। और जो भी जो जड़ के प्रोडक्ट्स हैं जो जमीन से निकलते हैं, चुकंदर है, गाजर है, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा होते हैं। और विटामिन भी बहुत जरूरी, इसमें विटामिन होते हैं सारे। पानी अपन को पता ही है, अपनी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, तो पानी एसेंशियल है। पानी भी मिनिमम 5 लीटर्स ए डे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं सर्जन हूँ तो मैं किडनी के स्टोन रोज देखती हूँ, कम से कम मेरे ओपीडी में
30 to 40% पेशेंट डेली किडनी स्टोन के आते हैं। किडनी स्टोन वाला भले ही वो 4 mm का हो, लेकिन एक बार बनने लग गया तो वो आगे बढ़ के बड़े का, और कई बार तो वो फिर स्टेक हॉर्न हो जाता है, जैसे हिरन के वो होते हैं ना सींग, उस तरह का। तो ऐसी स्थिति में हमको कैलकुले होने के रोकने के लिए क्या करना है कि पानी खूब पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। उसमें पानी आ गया, नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सारी चीजें मतलब प्लेंटी, दिन भर में मिनिमम 5 लीटर्स पानी अपन को एक जने को पीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ आप 10-10 ग्लास पी लो, आप हर थोड़ी देर में, मतलब आप अगर जॉब पे जा रहे हो तो अपनी बोतल ले जाओ, और घर में बैठे हो तो हर कम से कम आधे से 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पीने की आदत डाल लो सब लोग। पानी इतना जरूरी है सबके लिए, क्योंकि जब पानी आप प्रॉपरली लेंगे तो आपके स्टोन भी नहीं बनेंगे, अदर आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएगी, और बॉडी में एक आपकी जो स्किन है ना उसमें एक ग्लो निकलेगा, क्योंकि पानी से स्किन नम रहती है और अपना ग्लोइंग होती है। तो ये वाइट और मल्टीविटामिन बताई दिए मैंने, विटामिन अपने खाने में सब में होते हैं, जिसमें लीफी वेजिटेबल्स आ गई, वो आगे 2 तरह के विटामिन होते हैं पता है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो एडी के तो फैट सोल्यूबल होते हैं, जैसे नींबू वगैरह जिसमें विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स के सारे होते हैं, वो सारे अपने फ्रेश। अपने खाने में हमेशा खीरा हमको जरूर रख लेना चाहिए, टमाटर रख लेना चाहिए, ताकि आपको इसमें पानी भी मिल जाएगा, मिनरल्स भी मिल जाएंगे। और सलाद का जो फाइबर पार्ट है ना, तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के भी हमारे पास बहुत आते हैं। कॉन्स्टिपेशन इतना खराब बीमारी है कि सबके फिर पाइल्स की बीमारी हो जाती है, फिशर की बीमारी हो जाती है। मैं जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड सुन के तो आप पक गए होंगे, पिछले कई दिनों से कोविड ही कोविड चल रहा है, कोविड से रिलेटेड है ये चीजें, लेकिन फिर भी जरूरी है उसके लिए बीइंग डॉक्टर मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हमको भी आज 30 ईयर्स हो गए जॉब करते हुए। 79 बैच की हूँ मैं JLN मेडिकल कॉलेज की, और 89 से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरे को 31 ईयर चल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए। तो हमने काफी चीजें मतलब सीखी हैं, और काफी हमको धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से आती गई है। बाकी बुक्स में तो जो पढ़ते हैं वो वहीं से, ये चीजें मैं कहती हूँ। साथ में इसी टाइम में जो अपनी एज है, इसी एज में कई बीमारियां ऐसी हैं जो वो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से बच्चों में लग जाती हैं, वो प्यूबर्टी एज में जनरली। तो इसलिए हमको सेक्स एजुकेशन भी प्रॉपरली लेनी चाहिए, अपने टीचर्स के थ्रू, अपने डॉक्टर से पूछो। आजकल तो काउंसलिंग सेंटर बना रखे सरकार ने हर अस्पताल में, वहां जाके आप काउंसिल कीजिए। और मतलब जो भी ये चीजें हैं उनमें आप मतलब प्राइवेसी है, लेकिन हाइजीन बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना चाहिए, ताकि ऐसी वेनेरियल डिजीजेज हैं जो बीमारियां सेक्स से रिलेटेड है वो नहीं लगे, ताकि अननेसेसरी किसी की बीमारी लगकर डेथ ना हो, या फिर वो बीमारी एक से दूसरे को ना पहुंचाए, डेथ ना भी हो तो वो क्रोनिक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना बने। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। दूसरा कैंसर मैंने आपको बताया था, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इतना जरूरी और इतना मतलब फैली हुई बीमारी है, इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैं लेडी सर्जन हूँ, मैंने काफी पेशेंट्स ब्रेस्ट के ऑपरेशन किए हैं, कम से कम थाउजेंड्स में आई हैव डन ब्रेस्ट सर्जरीज, थाउजेंड्स में मैंने डिलीवरीज कराई हैं एज ए लेडी डॉक्टर इन द राजस्थान गवर्नमेंट। तो ब्रेस्ट की अपन को एग्जामिनेशन आना चाहिए। बच्चियां जो अभी बैठी हैं सुन रही हैं, और चाहे वो लड़के भी सुन रहे हो, बाद में वो भी कभी मतलब फैमिली में जाएंगे, इसे उनकी भी पत्नी वगैरह होगी, तो अपने को जब नहाने लगो उस टाइम में मिरर के सामने एक बार अपने सीधे हाथ से दूसरे ब्रेस्ट को, लेफ्ट को, और लेफ्ट से राइट ब्रेस्ट को पेल्पेट कर लेना चाहिए। तो पेल्पेट करने में अगर आपके कोई गांठ वगैरह आपको महसूस हो रही है तो उसको आप फटाफट डॉक्टर को रिपोर्ट करें। दूसरा है आप उसको देखें कांच के सामने खड़े होके, अगर कहीं आपको डिप्रेशन दिख रहा है, जैसे निप्पल है वो अंदर चली गई, या कोई डिस्चार्ज हो रहा है निप्पल से, या फिर कोई ब्लड आ रहा है, या कोई पस आ रही है, या कहीं पर लाल हो रहा है, या बिल्कुल वो पकरिंग जैसे अपने वो होती है ना नारंगी की तरह से कहीं कहीं ऐसे ऐसे गड्ढे पड़ रहे हैं, तो ऐसी कोई भी एबनॉर्मल चीज अगर ब्रेस्ट में आपको दिखती है तो प्लीज रिपोर्ट योर डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि वो बीमारी बढ़े नहीं। ये बहुत जरूरी चीज है बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक अपनी ये भी भ्रांति आजकल वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा है, तो लोग फीडिंग नहीं कराते, लैक्टेशन नहीं कराते, तो ये भी गलत है। लैक्टेशन बहुत जरूरी है। मतलब उन लोगों के कैंसर ज्यादा डिटेक्ट किया गया है जिनके मीनार की लेट आती है और जिनकी जल्दी बंद हो जाती है।
या फिर जिनने बच्चों को ब्रेस्ट फेड ही नहीं किया अपने बच्चों को, तो उनके कैंसर ब्रेस्ट की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, रेशियल फैक्टर भी होते हैं, गोरे लोगों में बहुत ज्यादा होती है, जो अपने ईस्टर्न अमेरिकन ऐसी कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज्यादा डिटेक्ट है, अपने इंडिया में तो थोड़ा कम होता है। पर फिर भी क्योंकि मैंने मुझे अच्छी तरह मालूम है, यंग लड़कियों में जो कम से कम 18 से 20 साल की थी, 5-6 केसेस मेरी लाइफ में देखे हैं कैंसर ब्रेस्ट के, और उनकी डेथ भी हो गई। क्योंकि इतना हाईली अगर वो है ये कैंसर जो प्रोग्रेसिव, जो अगर डक्ट सेल कार्सिनोमा इस तरह के जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, ये आपके लिए नहीं, आपको तो बस ये बताती हूँ अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी और डिजीज अगर छोटी है, छोटे साइज की है, उतनी ही जल्दी क्योर रेट है, बस ये ध्यान रखिए आप। तो जैसे अभी कोरोना में है ना, कोरोना में भी यही है कि जितना जल्दी डायग्नोसिस हो गया, जो डरा नहीं जांच कराने से, जिसने कहा कि नहीं तो हमें खांसी जुकाम हो गया या बुखार आ गया तो फटाफट जांच करा ली और जांच में पॉजिटिव आ गया, और अगर जांच में नेगेटिव आया और सिम्टम परसिस्ट किए तो उसने 5वें दिन 6ठे दिन या 7वें दिन जाके अपना HRCT करा लिया तो उसमें आ गया। तो अर्ली डायग्नोसिस जिसकी हो गई ना, जो माइल्ड में रहा, माइल्ड कैटेगरी में 3 कैटेगरीज है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कोरोना की, ऐसे ही होती है ब्रेस्ट कैंसर में, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया वो 100% क्योरिंग है, 100% ठीक होगा मरीज। और जो सेकंड स्टेज में आया वो भी ठीक होगा, उसमें भी संभावना है, लेकिन उसमें कीमोथेरेपी और ये सब ऐड करनी पड़ती है बाद में, और सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन जो थर्ड स्टेज में आया, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे कोरोना हो, ये सब लोग बस फिर तो गॉड ही है बचाने वाला, वो मायरेकल करे तो बच जाए। बाकी मैंने ऐसे मरीजों को बहुत कम बचते हुए देखा है मेरी लाइफ में। मेरे 30-32 साल का जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और 10 साल में भी स्टूडेंट थी, 40 साल का एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, मैंने नहीं देखा ऐसे लोगों को। तो हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद रिपोर्ट टू द डॉक्टर, योर कंसर्न डॉक्टर, जो भी है जिसको बताओ, अपने परिवार में बता के डॉक्टर के पास से ले जाओ। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं उनके साथ में मैंने अभी आपको डिस्कस किया और आपको बताया, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए मैं बता चुकी हूँ। प्रेगनेंसी में मैंने हाँ हम डिस्कस कर रहे थे प्रेगनेंसी, उसी में प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजें हैं कि उस टाइम में किसी भी मदर को डबल डाइट खाना चाहिए। डबल डाइट में हर चीज जो मैंने अभी फुल बैलेंस डाइट बताई वही बैलेंस डाइट, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी चाहिए। यूं नहीं कि 2 ही बड़े बड़े खाने ले लिए, बड़ी बड़ी मील्स ले लिया, सुबह का लंच ले लिया और शाम को डिनर ले लिया। हमारे यहाँ ये गलतियां हमारी माएँ और हमारी बेटियां और बहुएं करती हैं कि वो नाश्ता ओमिट करती हैं जनरली, और अपने आप को लास्ट रखती है, पूरे परिवार को फर्स्ट रखती है। मैं कहती हूँ परिवार फर्स्ट है, डेफिनेटली होना भी चाहिए, लेकिन अपने आप को भी लास्ट ना रखो, आप भी उसी के पार्ट हो। आप जिंदा रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, तभी तो आप परिवार को पालोगे ना। अगर आप ही नहीं रहोगे तो धुरी खत्म हो जाएगी, तो फिर पृथ्वी घूमेगी किसके ऊपर? महिला तो पृथ्वी होती है ना, बच्चे की धुरी होती है। इसलिए हर महिला को, हर बच्ची को अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए, और इसके देने के लिए बैलेंस डाइट लो, हाइजीन सब तरह से रखो, दिन में अपने लिए रेस्ट भी करो। रेस्ट भी बहुत जरूरी, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा अपने लिए दिन में रेस्ट का निकालो किसी भी टाइम करके, और एक्सरसाइज भी करो। एक्सरसाइज में योगा बहुत जरूरी है। हालांकि बाबा रामदेव तो हमारे एंटी बोल रहे हैं एलोपैथी के, लेकिन हम कभी नहीं बोलेंगे उनके एंटी, हम कह रहे हैं आप योगा भी कीजिए, डेफिनेटली योगा भी पार्ट ऑफ अपने लाइफ है, इसको अपने जिंदगी में शामिल कर लीजिए। 1 घंटा आधा घंटा डेली योगा कीजिए, वॉक कीजिए, 15 मिनट कम से कम अपने लिए टाइम निकालिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको करनी चाहिए। और कोरोना से रिलेटेड तो सारी बातें हो ही गई हैं जनरली, और क्या है जो वैक्सीन से रिलेटेड है, जैसे वैक्सीन अभी प्रेगनेंसी में लगाने के लिए अभी कंट्रोवर्सी है। अभी कोई लोग तो अभी कह रहे हैं कि लगानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर अभी प्रेगनेंसी में हम लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, अभी तक इसकी कोई गाइडलाइन ज्यादा आई नहीं है, अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन लैक्टेशन मदर को अब लगाने लग गए, पहले नहीं लगा रहे थे, अभी 15 दिन पहले से ये गाइडलाइन आई है, तो अब जो भी माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको हम लगवा सकते हैं वैक्सीन। और वैक्सीन के लिए फर्स्ट डोज है ही, जब से आपका स्लॉट आता है आप भरवा लीजिए। 45 अबो में अलग है, और 18 से अप टू 44 तक अलग है, पूरा स्लॉट चल रहे हैं। और वो रात के 9 से 9:30 के बीच में स्लॉट खुलता है। आप ध्यान रखना सब लोगों को मैं बता दूं, जो यंग बच्चे भी बैठे हैं, वो स्लॉट रात को आप अप्लाई कीजिए 9 to 9:30 के बीच में, तो आपका नंबर जरूर आ जाएगा। और उसमें क्या पिन कोड भरना होता है, किस जगह में आप लगवाना चाहते हैं उसको, तो पिन कोड को आप एंटर कर देंगे तो आपका प्रेफरेबली ज्यादा आ जाएगा, प्रेफरेबली। और लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मैंने नोटिस किया कि वो मतलब स्लॉट नहीं आ रहा तो अपनी जान पहचान का किसी पहले जो हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लग रहे थे तो लोगों ने ऐसे लगवा ली, लेकिन वो एंट्री नहीं होती उनकी। जब एंट्री नहीं होगी तो उनका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा वैक्सीन लगने का। तो
वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी जरूरी है अपन को, क्योंकि आजकल अपन कहीं भी सफर करेंगे, चाहे अपन प्लेन में जाएं या इंटरनेशनली सफर करें, या इवन अब तो इंटर स्टेट भी जाने के लिए कई स्टेट्स ने जरूरी कर दिया है कि वैक्सीन लगवाया नहीं लगवाया ये बताइए। तो वैक्सीन की मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी दो वैक्सीन अपने चल रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों बहुत अच्छे हैं। तीसरा स्पुतनिक का भी सरकार ने उसकी अपन को परमिशन दे दी, तो थर्ड भी अब अपना आने वाला है और चालू होने वाला है। और नेजल वैक्सीन की अभी ट्रायल तो हो गई और कहीं कहीं शुरू भी होने वाला है। इंडिया में तो नहीं हुआ है, लेकिन अदर कंट्रीज में कहीं शुरू हो चुका है ये। तो वैक्सीन की जैसे पहले तो ये था कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी लगाओ, लेकिन फर्स्ट लगाओ उसके 1 महीने बाद सेकंड डोज लगा लो। लेकिन अभी इस टाइम में वैक्सीन की प्रॉपर आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, और साथ में जो अपनी रिसर्च हुई है, रिसर्च में ये निकल के आया है कि एंटीबॉडीज मैक्सिमम 12 वीक्स तक बन रही हैं। इस वजह से उन लोगों ने अभी गवर्नमेंट की ICMR की गाइडलाइन आई है कि 12 वीक्स के अंदर अंदर अब वैक्सीन हमको लगानी चाहिए, मतलब 12 वीक्स तक होने पर लगा लो सेकंड डोज। तो ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन अब सब वैक्सीन के लिए आ गई है। कोवैक्सीन के लिए तो अभी 3 दिन पहले ही आई है, कोविशील्ड के लिए तो पहले ही आ गई थी, महीना भर पहले। तो अब वैक्सीन चलो कोई नहीं, एक लग गई, फिर उसके सेकंड डोज आप 12 वीक्स में जरूर लगा लें। और जो लोग कोविड से पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनने कोरोना को अफेक्ट हो गए, उनके लिए नॉर्मल गाइडलाइन तो 2 महीने की है कि 2 महीने बाद ही उनको सेकंड वैक्सीन लगवाना चाहिए, सेकंड क्या वैक्सीन लगवाना चाहिए। और यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग उन्हें वैक्सीन लगवा लिए, चाहे वो फर्स्ट डोज लगवाई या सेकंड, वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो आपको ये मैं बता दूं कि हम वैक्सीन जो लगा रहे हैं ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं। वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना से ग्रसित नहीं हो सकते। हम कोरोना से ग्रसित होने के वल्नरेबल तो हैं, लेकिन डेथ रेट कम हो गई है और सीवियरिटी रेट कम हो गई है, क्योंकि हमारे अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। तो हम कोरोना से फाइट कर रही है हमारी बॉडी। इसलिए कोरोना वैक्सीन अगर जितनी जल्दी हो सके लगाने के लिए कोशिश करनी चाहिए हमको, क्योंकि समाज में पहले तो ये था, जब जनवरी से वैक्सीन शुरू हुआ था, खैर पहले तो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए लग रहा था, वॉरियर्स के लिए लग रहा था। तो उसके बाद जैसे ही वो अबव 45 का शुरू हुआ तो भी लोग बाग नहीं लगवा रहे थे, डर रहे थे, मिथ था कि मर जाएंगे, ये होएगा। मैं तो मेरी फैमिली का बता दूं, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव जो मतलब यू कांट इमेजिन, उनका सिर्फ इसीलिए अभी ईद के रमजान के 15वें रमजान के दिन डेथ हुई है, इसलिए क्योंकि उनको हमने बोला आप वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन लगने शुरू हो गए थे 45 अब हो गए, लेकिन उनकी आदत थी हर चीज का मजाक में उड़ाना, हंसना मजाक। और उससे तो नसरीन मैंने तो डेथ होती हुई देखी है, कितने वैक्सीन लगाए जिनकी डेथ हो गई। तो शी डिडंट टुक वैक्सीन। हमने उनको खांसी जुकाम हुआ 1 महीना पहले, मैंने बोला उनको कि आप अपना टेस्ट करा लीजिए आंटी, ये टेस्ट बहुत जरूरी है, RT-PCR। बोला 100 लोगों की लाइन लग रही, कौन जाए वहां टेस्ट कराना है। दिस इज इन माई फैमिली, मैं तो डॉक्टर हूँ और मेरी फैमिली में 30 से ज्यादा डॉक्टर हैं हम। उसके बावजूद शी डिडंट हेयर टू एनीवन, और वो खुद डॉक्टर की वाइफ थी, सर्जन की वाइफ थी, मैं क्या बताऊं। एंड शी डाइड विद इन 10 डेज। डायग्नोज होने के बाद हमने जब बोला कर लेती तो वो 1 महीना पुरानी बात हो जाती और वो ठीक हो जाती, या तो वो वैक्सीन लगवा लेते या फिर वो खुद RT-PCR टेस्ट कराती। उन्होंने RT-PCR भी नहीं कराया और टालती रही कि नहीं मेरे को तो बुखार पेशाब के इन्फेक्शन से आ गया। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये, आप बच्चों आप अपने परिवार में घर वालों को सबको जाके बताना, कोई भी बुखार या कोई भी डायरिया, कोई भी जुकाम इज नॉट अदर देन कोरोना एट प्रेजेंट। बस टेक इट फॉर कोरोना। और कोरोना के लिए ऐसे भी मैंने केसेस हजारों देखे हैं जिनमें कोरोना नेगेटिव आ गया लेकिन उनकी बुखार नहीं उतर रहा, उनका RT-PCR नेगेटिव है लेकिन वो कंटिन्यूअस सिम्टम आ रहे हैं उनके। तो हमने HRCT कराई, तो HRCT में 12 रिपोर्ट आई है, मतलब टेस्ट नेगेटिव और HRCT में 12 रिपोर्ट। तो ये सब चीजें अभी कंट्रोवर्सी चल रही हैं, क्योंकि ये बीमारी पहले थी ही नहीं महामारी। ये महामारी से हर चीज नई आ रही है और हम लोग देख रहे हैं, देख के फिर भी हम लकी इनफ थे फर्स्ट वेव में तो कि हमारे यहाँ बहुत कम डेथ्स हुई थी। लेकिन सेकंड वेव में क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से हो गया, और दूसरा फिर जो कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, इलेक्शंस भी हुए हैं और चीजें भी हुई हैं, त्योहार भी आए, और हम लोग थोड़ा सा रिलेक्टेंट भी हो गए। हमारी आम जनता जो है वो सीरियसली नहीं ले रही थी इस बीमारी को। जिस बीमारी को उसने ही सीरियसली लिया है जिसने या तो किसी को खो दिया या खुद सफर कर चुका है, या फिर जो हमारी तरह फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हम लोग पता है। वरना आम जनता में जिसके घर में हुआ वो तो सतर्क हो गया, लेकिन जिन लोगों के घर में नहीं उसने तो मजाक समझा। मैं खुद जाती हूँ ना, मैं बोल रही हूँ मार्केट में, मेरा यही काम होता है, मैं सबसे पहले सबको बोलती हूँ मास्क ऊपर करो, दाढ़ी पे लटका के मत रखो, गले में टांग के मत रखो, कान पे लटका के मत रखो। भैया किसको बुद्धू बना रहे हो? यू आर बिफूलिंग योरसेल्फ ओनली, क्योंकि आप अपना प्रोटेक्शन कर रहे हो, फिर बाद में दूसरे का प्रोटेक्शन है, फर्स्ट तो आप अपने आप को कर रहे हो ना। ये सब चीजें बहुत जरूरी है और हमको एक जने को सिखाना चाहिए। हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं हम विश्व लेवल पर, और आज की तारीख में
हमारे यहाँ आपको पता है कितने सारे कोरोना वॉरियर्स की भी डेथ हो गई, 1200 से ज्यादा डॉक्टर्स मर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में आज की तारीख में, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल। और वो भी आप जानते हो 1% सरकार के लिए तो एक आंकड़ा होता है एक जने का जाना, लेकिन जिस परिवार से गया वो उसके लिए क्या होता है ये चीज हम अच्छी तरह समझते हैं। उसका घर बर्बाद हो जाता है, जिसके घर से एक मेंबर चला जाता है और वो कमाने वाला हो यदि, तो और भी बहुत ही बुरा है, उसकी तो फैमिली पूरी की पूरी खराब हो जाती है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को इसका बीमारी से डरना भी है और लड़ना भी है, और डरते हुए ही हम इससे पार पालेंगे इंशाअल्लाह, भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो हम इससे पार जरूर पाएंगे। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बीमारी से मतलब अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचाने के साथ में अपने परिवार को बचाएं। पहले आप और अपना परिवार बचा तो पूरा समाज बचेगा, क्योंकि परिवार के साथ ही फिर अपने मोहल्ला हो जाता है, अपनी कॉलोनी हो जाती है, और फिर आप जहाँ वर्क कर रहे हैं वो सब चीजें। हालांकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से काफी ध्यान रख रही है कि कम से कम लोग आ रहे हैं ड्यूटी पर। अभी लॉकडाउन के अलग अलग रूप सरकार ने शुरू किए, पहले वो पखवाड़ा मनाया था सेफ्टी के लिए, फिर बाद में कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, अभी मॉडिफाइड लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन ये सब तो सरकार अपने हिसाब से करे, लेकिन सरकार भी तभी तक कर सकती है जब तक हम करवाना चाहें। अब वापस से खुल गई है दुकानें 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से, तो हर जने को वापस से सब कुछ ध्यान रखकर कि इस चीज से लड़ना है। और बीच में मैं भी आपको 2 मिनट बाद एक कविता भी छोटी सी सुनाऊंगी, इस बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो एक तो आप मुझे बताएं। मैडम थैंक यू डॉक्टर नसरीन मैम, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो चैट बॉक्स में मैं आपको मेल करूंगी, क्योंकि मैम वी हैव अ थर्ड स्पीकर आल्सो। आपने इतना इंफॉर्मेटिव दिया, इतने क्वेश्चंस मेरे पास पूरा मतलब आई हैव मोर देन 200 क्वेश्चन्स। एक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैम वो मैं पूछना चाह रही हूँ क्योंकि वो हमारी एक कलीग ही उन्होंने कहा है मैडम, ये वो बोल रही कि जैसे जो फीमेल जैसे मेनोपॉज में है, और तो क्या वो केवल डाइट से मतलब ले तो ठीक है, या अदरवाइज दे हैव टू टेक कैल्शियम? जैसे अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रही है तो बट स्टिल दे हैव टू टेक कैल्शियम टैबलेट्स। प्रेगनेंसी के लिए, लैक्टेटिंग के लिए? नहीं आफ्टर मेनोपॉज, मतलब या मेनोपॉज पीरियड। Yeah, I got it. Yes, I should have covered this also. Actually जो मेनोपॉज के बाद में जनरली क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस होनी शुरू हो जाती है। महिलाओं में क्या, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो हमारे लिए हर तरह से प्रोटेक्टिव होता है महिलाओं के लिए। उसमें वो हार्ट अटैक नहीं आते, उसको कैल्शियम की डेफिसिट नहीं होती, क्योंकि वो उससे कैल्शियम जो भी अपन बॉडी में जाता है, जो भी हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब होके और बॉडी में लगता रहता है, बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहती हैं। लेकिन आफ्टर मेनोपॉज को एस्ट्रोजन की कमी होने से, हमारे हार्मोन्स की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है। ये आफ्टर मतलब आजकल तो रिपोर्ट मैंने 35 के बाद भी देखा है कईयों में स्टार्टिंग, पर मोर कॉमन आफ्टर 40। तो 40 के बाद में, वैसे तो 35 के बाद मेक इट अ हैबिट कि कैल्शियम की गोली तो आप खाना शुरू कर ही दीजिए, और साथ में दूध डेली लेना है आपको, दूध 1 ग्लास डेली लेना है, और फिजिबल हो तो आप दही और छाछ भी लीजिए साथ में, और कैल्शियम की गोली एक सपोर्टिव ले लें, क्योंकि जितना एक गोली में होता है ना उतना अपन 1 ग्लास दूध पीते हैं उसमें भी इतना नहीं होता, कैल्शियम की कंसंट्रेशन मात्रा उतनी नहीं होती। इसमें 500 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से अपन को लेना चाहिए कैल्शियम। एंड जो डाइट है, डाइट में होता है, ये मैंने बताया, अंडे में, दूध में, इन सब में होता है कैल्शियम, और बहुत सारी सब्जियों में भी होता है, ये सीताफल वगैरह, अमरूद, और ये इनमें विटामिन सी, कैल्शियम डी, ये सब कुछ होता है। तो ये सिर्फ फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स में भी लेना चाहिए। बिल्कुल हमको सब आफ्टर मेनोपॉज बहुत जरूरी है कैल्शियम का लेना, और एक डेंसिटी करवा लिया करें, आप लोग करवा सके अगर फिजिबल हो तो, बोन डेंसिटी हॉस्पिटल्स में होता है, मेडिकल कॉलेज लेवल पे, तो पता लग जाए कि भाई, क्योंकि महिलाओं में क्या है, मेनोपॉज के बाद में घुटनों की तकलीफ बहुत कॉमन है। मतलब आप मान लीजिए 50% से ज्यादा मैंने महिलाएं देखी जो ऐसे टेढ़ी होके चलती हैं, क्योंकि वो घुटनों की ऑस्टियोपोरोसिस से ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाती है, आर्थराइटिस शुरू हो गई, इधर से बैक एक शुरू हो जाता है। तो दुनिया भर की जो बोन से रिलेटेड बीमारियां वो महिलाओं में इसीलिए होती हैं। तो कैल्शियम डेफिनेटली हम सबको सपोर्ट में लेनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर नसरीन, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव दिया, और आपने हमें जो जनरल एक मिनट वेट कीजिए, मैं कविता आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यस मैम।
आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am, we can hear you, but you are not visible to us. हाँ, आप बस मुझे सुन लीजिए, मैं बताती हूँ आपको, फिर मैं अभी आ जाऊंगी ऑन स्क्रीन। ये अमितोषी की कविता है और बहुत ही अच्छी है कोरोना टाइम के लिए स्पेशली। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। कब्र गाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। ए मेरे दोस्त, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। डॉक्टर सुन रहे थे उसको, आपने बिल्कुल अच्छा सा कर दिया। एंड वी आर फीलिंग सो हैप्पी एंड एनर्जेटिक। वापस से आपने हमको एक अपनी वो यंग एज, कॉलेज एज याद दिला दी। तो रियली थैंक यू टू यू। बहुत अच्छा मैडम आपका लेक्चर था। आपने जो सारी इंफॉर्मेशन दी ब्रेस्ट कैंसर की और जो फीमेल फीटिसाइड्स की, कोरोना की, रियली वंडरफुल। और आप लोग बहुत अच्छा जॉब भी कर रहे हैं। यू आर डूइंग अ ग्रेट एंड अ बिग थैंक्स टू यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Now I invite Dr. Sankalp Mittal, our first keynote speaker, to join us. I want to say that he is MDS oral maxillofacial surgery. He has done his oral maxillofacial surgery from government, and he is working in Government Dental College, Jaipur. He has done his MDS from Manipal University, and he is in Government Dental College since 2005. So we welcome you. And we have a dental surgeon with us, Jai Hind. Sir, invited. So, good afternoon, everybody, and thank you very much. जय भारत अभियान के सारे आयोजनकारियों को मैं अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस लेक्चर। और आप लोगों से इंटरेक्शन करने का जो मौका मिलेगा, इससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हाउ ये जो ब्लैक फंगस है, जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये कैसे प्रेजेंट करती है कोविड के बाद, और आप लोग कैसे इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। अभी हमने दो बहुत अच्छे लेक्चर सुने कोविड के ऊपर। उसके बाद ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सा लेक्चर टाइप होगा, जिसके अंदर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाली है केसेस की, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कोविड के बाद या जो म्यूकरमाइकोसिस होती है, जो ब्लैक फंगस होता है, वो कैसा दिखता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, मे भी आपका डाउट गलत हो सकता है, और इवन इफ थोड़ा डाउट हो तो दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, दिखा के आप उसको अर्ली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज अननेसेसरीली वो बढ़ जाए और फिर उसके बाद अपने को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो या नॉन ट्रीटेबल हो जाए। उससे अच्छा है कि अगर इस लेक्चर से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है, एक भी जने को अगर कुछ हेल्प मिलती है, तो इट विल बी फ्रूटफुल। सो थैंक यू सबीना जी। अब आई विल शेयर माय स्लाइड्स, स्टार्ट शेयरिंग माय स्लाइड्स। प्लीज लेट मी नो जब ये Yes, you can. Sir, you can share. Share करिए सब।
मैडम दिख रहा है आपको सबको? यस। हेलो? हाँ यस सर, आप दिख रहा है, आप हाँ, करें तो ये बोलिए। हम लोग जो जबड़े के अंदर और नाक के अंदर जो ब्लैक फंगस लग जाती है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, वो इसको ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये डेंटिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है। डेंटिस्ट्री में डिफरेंट ब्रांचेस होती है, उसमें से एक ब्रांच है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो हम लोग जो फेस के ऊपर जो सर्जरी होती है उसको डील करते हैं। तो हम लोग रेगुलरली ये केसेस देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये डिस्कस करा जाए ब्लैक फंगस के बारे में। हालांकि आप सब लोग सुन रहे हैं, देख और पढ़ भी रहे होंगे, पर सबसे पहले जो ब्लैक फंगस के अधिकतर जितने केस हैं वो सबसे पहले उनकी जो शिकायत होती है वो मुंह में स्टार्ट होती है। और मुंह में स्टार्ट होने के कारण कई बार वो केसेस फिर डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटल ट्रीटमेंट उनका चलता रहता है, और बाद में जब वो डेंटल ट्रीटमेंट से आराम नहीं आता तो वो फिर हमारे पास रेफर होते हैं, जब तक शायद थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ एक मोटा मोटा डिस्कशन करूंगा कि ब्लैक फंगस होती क्यों है, और होने के बाद उसके मुंह के अंदर वो कैसे प्रेजेंट करती है। और अगर आपको खुद को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपके हैं, तो आप एक मैक्सिलोफेशियल डेंटिस्ट के पास या मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास या ईएनटी सर्जन के पास या प्लास्टिक सर्जन के पास जाके इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इसकी है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो जो फंगस है उसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, तो इसलिए हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। और हमें मालूम है कि जो भी पेशेंट है जिसको कोरोना की हिस्ट्री, यूजली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में होता है जिनको कोरोना हुआ है, और आजकल उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जा रहा है जिनको कोरोना का बुखार हुआ है। क्योंकि कोरोना के कारण एक तो खुद इम्यूनिटी कम हो जाती है पेशेंट की, और दूसरा कोरोना के अंदर जो दवाइयाँ चलती है उसके कारण भी पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसकी शुगर हाई हो जाती है। सो दो वो पेशेंट जिनको कोरोना हुआ है थोड़े टाइम पहले, स्पेसिफिकली 15-20 दिन पहले, वो पेशेंट जिनके शुगर हाई रहती है शुरू से, और वो पेशेंट जिनको कोरोना के अंदर स्टीरॉइड्स दिए गए हैं जिससे उनकी शुगर और हाई हो गई, ऐसे केसेस के अंदर ये ज़्यादा देखा गया। तो अगर आपको कोरोना की हिस्ट्री है, कोरोना के बुखार की हिस्ट्री है, अगर आपको शुगर हाई रहने की शिकायत है, और उसके बाद अगर आपको दांत में दर्द हो रहा है या दांत में स्वेलिंग आ रही है या दांत के आसपास दर्द हो रहा है, नाक के आसपास दर्द हो रहा है, तो आपको सस्पिशियस होना चाहिए कि कहीं हमें ब्लैक फंगस तो नहीं होगी। ब्लैक फंगस हमेशा ब्लैक नहीं दिखती, इसलिए आप ये सोच के निश्चिंत ना बैठें कि इसमें ब्लैक तो कुछ दिख ही नहीं रहा है तो मेरे को ब्लैक फंगस नहीं है। अभी आप स्लाइड्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ब्लैक फंगस अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकती है, और मोस्ट कॉमनली वो दांतों की बीमारियों की तरह प्रेजेंट करती है, इसलिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो कोविड के कारण, कोविड के स्ट्रेस के कारण, प्लस और भी स्ट्रेसेस है, जैसे लॉकडाउन है, हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, घर में बैठे बैठे स्ट्रेस बढ़ जाता है, और अनहाइजीनिक मास्क, बार बार वही मास्क यूज करने से ये फंगस फैलती है। ये फंगस ऑलरेडी वातावरण में काफी मौजूद होती है, इंडिया में तो बहुत कॉमनली मौजूद है, और हमारे बॉडी के अंदर जैसे ये नाक के थ्रू जाती है, हवा में, पहले हवा में आती है, हवा से नाक में जाती है, और नाक से फिर ये सब जगह फैलती है। तो जैसे ही नाक में ये फंगस एंट्री करती है, हमारी कोशिकाएं होती हैं जो बॉडी में फाइट करने वाली, जिसको हम फैगोसाइट्स बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं, वो इस फंगस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इससे पहले कि ये फंगस बढ़े। तो नॉर्मल आदमी को पता ही नहीं लगता कि ये कब फंगस अंदर गई और कब फंगस फैली। और वो पेशेंट जिनको कोरोना हो चुका है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी स्टेरॉइड लगे गए हैं, जिनकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बहुत लंबे टाइम से हाई है, उनकी वो कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं जो इस फंगस को बढ़ने से रोके। तो जैसे ही ये फंगस नाक के थ्रू, हवा के थ्रू नाक में जाता है, वहाँ पे ये फैलने लगता है और इधर उधर फैल जाता है। इसलिए अनकंट्रोल्ड लॉन्ग टर्म डायबिटीज इज द की वर्ड, मतलब जिनके भी शुगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से अनकंट्रोल्ड है, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक लोग पाए जाते हैं, इसीलिए इंडिया में ज़्यादा हो रहा है ब्लैक फंगस। लोग पूछते हैं कि बाहर तो नहीं हो रहा, तो बाहर क्यों होगा? बाहर साफ सफाई रखी जाती है, वहाँ फंगस भी कम मिलता है और डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है। ये फोटोग्राफ है उन सेल्स की, ये नीले रंग की जो कोशिका आप देख रहे हो, ये फैगोसाइट कहलाती है। ये फैगोसाइट जो भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई आती है, उसको ये निगल लेती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और अगर आपको डायबिटीज है या आपकी इम्यूनिटी कम है, कि जैसे कि अगर आपको सपोज कोई किसी प्रकार का कैंसर हुआ हुआ है या कैंसर की दवाइयाँ चल रही है, या आपके कोई ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट, तो
तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये फैगोसाइट्स काम नहीं कर पाती। ये काम नहीं कर पाती तो ये जो फंगस सेल है ये रुकेगी नहीं, ये बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई करती जाएगी और इन्फेक्शन करती जाएगी। तो एक बार ये फंगस जब नाक में आ गया, नाक से फिर ये साइनस में जाता है, साइनस से ऊपर आंख की तरफ जाता है और फिर ब्रेन की तरफ जाता है। तो इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहां जहां ये जाता है वहां वहां ब्लड सप्लाई डिस्ट्रॉय होती जाती है। ये आप देख रहे हैं क्या है, आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये एक्सक्लूसिव आम पब्लिक के लिए लेक्चर देना है। पर ये एक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइस है जिसके अंदर अगर आप ये गोल स्ट्रक्चर देखेंगे, ये गोल स्ट्रक्चर जो है ये एक सेक्शन है खून की नली का, और ये खून की नली आप देख सकते हैं कि ये पूरी भरी हुई है फंगस से। तो ये खून की नली बंद हो गई है और अब इसके अंदर खून का संचार बंद हो गया। तो जब खून का संचार बंद हो जाएगा तो उसके अंदर वो कोशिकाएं और जो ब्लड जा नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे जितनी हड्डी है, जितना सॉफ्ट टिश्यू है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जितना मांस है सब खत्म हो जाता है। तो ये जो नलिकाएं हैं खून की, जो हमारे ऊपर वाले जबड़े को, आँख को, नाक को सप्लाई कर रही है, ये सब बंद हो जाती है। तो धीरे धीरे वहाँ पे सारा मांस और हड्डी डेड हो जाती है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो क्लिनिकली आपको कैसे पता चलेगा? सबसे कॉमन जो सिम्टम आता है वो आता है नाक बंद होना, क्योंकि नाक के अंदर सूजन आ जाती है। तो मरीज कहता है साहब मेरा नाक बंद है, नाक से सांस नहीं जाती। तो लोग बात सोचते हैं नॉर्मल जुकाम जैसा होगा। ये नॉर्मल जुकाम नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपको कोरोना हुआ है तो आप तुरंत इसकी और उसके कोरोना के बाद में अगर आपको नॉर्मल जुकाम है, नॉर्मल जुकाम जैसे साइन आ रहे हैं, तो एक बार आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको ब्लैक फंगस तो नहीं है। या फिर नाक में से पानी आना, स्पेशली काले रंग का पानी आना, वो भी एक साइन है कि हो सकता है आपको ब्लैक फंगस हुआ। दूसरा साइन जो इम्पोर्टेंट साइन है वो है सूनापन लगना गाल के ऊपर, ऊपर वाले होंठ के ऊपर या फिर तलवे के ऊपर, क्योंकि खून की सप्लाई खत्म हो गई है। तो जो अंदर नसें हैं उनको भी खून की सप्लाई खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ पे सूनापन होने लग जाता है। तो आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे आँख के नीचे, नाक के पास, ऊपर वाले होंठ के पास या तलवे के ऊपर, आपको लगेगा कि मैं कुछ गर्म खा रहा हूँ, ठंडा खा रहा हूँ, तो फील नहीं हो रहा। तो ये सूनापन होना इस बात का इंडिकेशन है कि अंदर ऐसी कोई चीज है जो खून की सप्लाई खत्म कर रही है। ये इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इस मरीज को आप जो हमने काला निशान लगा रखा है, इतनी इस एरिया के अंदर कोई सेंसेशन नहीं है। हम यहाँ पे उसको चुटकी भी काटेंगे तो उसको सेंसेशन फील नहीं हो रहा या कम फील हो रहा है इधर दूसरी तरफ की अपेक्षा। तो ये इंडिकेशन है कि अंदर कोई पैथोलॉजी है, अंदर कोई बीमारी है जिसके कारण नस काम नहीं कर रही। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है वो ये है कि आपको अचानक से दांत में दर्द होने लग जाए, वो भी ऐसे दांतों में जो जिनमें ना कोई कैविटी है ना पायरी है, जो दांत बीमारी से पहले, कोविड से पहले बिल्कुल ठीक थे, अचानक से जैसे ही आप कोविड से निकले, जरूरी नहीं आप निकल जाए हॉस्पिटल के दौरान भी, जब आपका कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है उस समय अगर आपको लगे कि दांत में दर्द हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है और दांत बिल्कुल ठीक हो, तो ये एक इंडिकेशन है कि दांत में दर्द इसलिए हो रहा है कि दांत में खराबी नहीं है, दांत के नीचे जो हड्डी है जिसके अंदर दांत है उस हड्डी में सूजन आ गई है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई कम होती जा रही है म्यूकरमाइकोसिस के कारण, ब्लैक फंगस के कारण, और वो दांत के दर्द की तरह प्रेजेंट कर रहा है। और जो लोग बाहर आ चुके हैं हॉस्पिटल से, जिनके दांत में दर्द है और फिर वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT, और उसके बाद भी अगर आपको दांत के दर्द में आराम नहीं पड़े तो आप जरूर सोचिए कि हो सकता है आपको साइनस के अंदर ब्लैक फंगस हो रहा है और आपकी हड्डी गल रही है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट साइन है, वो है दांतों का हिलना। तो जो दांत आपके बुखार आने से पहले हिलते नहीं थे वो अचानक से हिलने लग गए, और उनके चारों तरफ ना तो पायरिया है, ना गंदगी है, ना कुछ है, तो दांत क्यों हिलने लग गए? दांत इसलिए हिलने लग गए क्योंकि उनके नीचे जो हड्डी है जिसमें दांत मजबूती से रहता है वो हड्डी गल रही है। हड्डी क्यों गल रही है? क्योंकि उसमें फंगस लग गई। तो दांतों का हिलना एक कारण है, एक इंडिकेशन है कि हो सकता है आप अननेसेसरी अचानक से दांतों का हिलना एक इंडिकेशन है कि हो सकता है आपको ब्लैक फंगस हुआ है। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इस दांत को दबा रहा हूँ तो ये अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो ऐसी वर्टिकल मोबिलिटी दांतों की पायरिया में नहीं होती। तो ऐसा दांतों का अचानक से हिलना एक इंडिकेशन है कि अंदर से हड्डी गल रही है। और साइन क्या है कि आपको मुंह के अंदर पस आना, दबाने पे पस आना। पस आने का अगेन कारण ये है कि मसूड़े के नीचे जो हड्डी है वो गल रही है और बॉडी उसको पस बना के बाहर निकाल रही है। उसके अलावा जो आजकल बहुत कॉमन साइन देखने में आ रहा है वो है कि छोटी छोटी फुंसियां हो जाना मसूड़े के ऊपर। आपको दिख रही है इस दांत के ऊपर ये फुंसी हो रही है पस वाली, और ऊपर काला काला हो रहा है,
इसका मतलब ये है कि अचानक से इस फुंसी होने का मतलब है कि इसके अंदर मसूड़े के नीचे जो हड्डी है वो गल रही है और इसके कारण ये फुंसी हो रही है। ये एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। जैसे इस केस के अंदर भी देख रहे हैं आप, 2 हैं, इसमें 3 हैं, इस केस में दोनों तरफ है मल्टीपल। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि एक, हालांकि लेफ्ट हैंड साइड में ये लेकिन मल्टीपल है। इसका मतलब नीचे पूरी हड्डी गल चुकी है और ये हड्डी मवाद की तरह मवाद में कन्वर्ट हो रही है और मसूड़े के नीचे सूजन आ रही है। तो ये सूजन पायरिया नहीं है। लोग बाग समझते हैं कि पायरिया हो गया इसलिए सूजन आ रही है, ये पायरिया नहीं। अगर अचानक से बुखार आने के बाद आपको ऐसी सूजन आए तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक और एग्जाम्पल ये देखिए, इसके अंदर 6-7 फुंसियाँ एक साथ बन गई है मसूड़े के ऊपर। तो ऐसा तो पायरिया में नहीं होता, ऐसा सिर्फ जब ही होता है जबकि वहाँ पे अंदर की हड्डी गल रही है। अंदर की हड्डी क्यों गलेगी अचानक से? जबकि अंदर वहाँ ब्लैक फंगस लग गया। ये दांत वाले केसेस में नहीं, जिनके दांत नहीं है उनके भी ऐसा हो सकता है। जैसे इस पेशेंट के दांत पहले निकले हुए थे और इसके भी आप देखेंगे छोटी छोटी फुंसियाँ हो रही हैं। अगेन इनके भी सेम हिस्ट्री थी, कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद इस एरिया में दर्द हुआ, अब दिखाने आए तो यहाँ पे हड्डी गल रही। एक और सबसे इम्पोर्टेंट साइन है वो है कि आपके तलवे के अंदर फुंसी होना या तलवे में काला काला होना। ये आपका तलवा है, नीचे से हमने फोटो ली है, ये दिख रहा है। ऊपर का जो तलवा होता है वो है इसको, जिसको अपन पैलेट बोलते हैं। जैसे इस पेशेंट के अंदर ये स्टार्टिंग फेज है, तो यहाँ पे जो चमड़ी है वो पिंक होती है, पिंक की जगह ये काली होने लगती है। धीरे धीरे जैसे आप आगे जाएंगे वहाँ पे मिड लाइन के अंदर, मिडिल के अंदर सूजन आ सकती है या छोटी छोटी फुंसियाँ हो सकती है पस की। जैसे इस केस में धीरे धीरे वो पस की फुंसियाँ फूट जाएगी और चमड़ी गलने लगेगी और आपको नीचे थोड़ी सी हड्डी दिखने लगेगी। जैसे ये स्टार्टिंग फेज में, और फिर आप जाएंगे तो ये एरिया धीरे धीरे एडवांस केस में एरिया बड़ा होता जाएगा। जैसे ये तलवे के अंदर पूरी चमड़ी गल गई है मिडिल में और नीचे काले रंग की डेड बोन दिख रही है। ये दूसरा केस है जिसके अंदर और ज्यादा दिख रहा है। ये तीसरा केस है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी चमड़ी गल गई है तलवे की, हमें पूरी चमड़ी हटानी पड़ी थी आगे जाके। ये एक और सीवियर केस है, इसमें आपको दिख रहा है पूरी चमड़ी गल गई है तलवे की और तो आपको इसके अंदर नीचे गली हुई हड्डी भी दिख रही है। तो ये सब बहुत कॉमन साइंस है जो नॉर्मल डेंटल प्रॉब्लम में नहीं होती। एक और जो इम्पोर्टेंट साइन है वो ये है कि जब आपने सपोज आपके दांत में दर्द हुआ बुखार आने के बाद में आपने दांत निकलवा लिया, यूजुअली अपन जब भी दांत निकलवाते हैं तो 7 दिन में घाव भर जाता है। अगर आपका घाव नहीं भरे और वहाँ पे भूरे रंग की हड्डी दिखने लगे, जैसे ये हड्डी दिख रही है, इसको बोलते हैं नॉन हीलिंग एक्सट्रैक्शन सॉकेट, यानी कि ना भरने वाला दांत निकालने का घाव। तो आप देख सकते हैं कि ये घाव नहीं भर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि हड्डी डेड हो चुकी है, अंदर डेड हड्डी के अंदर सेल्स ही नहीं जो उस घाव को भरे। और हड्डी डेड क्यों है? क्योंकि वो हड्डी गल चुकी है, हड्डी को म्यूकोरमाइकोसिस हो गई है, फंगल हो चुकी है। एक और जो साइंस एंड सिम्टम्स मुंह में दिखता है वो है कि मुंह और नाक के बीच में कम्युनिकेशन हो जाना। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि मुंह और नाक के बीच में जो हड्डी है वो गल गई, अब यहाँ थ्रू एंड थ्रू छेद हो गया। अब आप मुंह से जो भी ले रहे हैं वो नाक से निकल के बाहर आ रहा है। इसको बोलते हैं ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन। तो किसी के छोटा हो सकता है, किसी के बहुत बड़ा हो सकता है। जो पुराने जिनको काफी टाइम से बीमारी चल रही, जिन्होंने इलाज लिया, उनकी ज्यादा हड्डी गल जाएगी तो ज्यादा बड़ा छेद हो जाएगा मुंह के अंदर, तो उनके ज्यादा इवन पानी नहीं, खाना भी नाक के थ्रू आएगा। देन एक और जो साइन है वो ये है कि मुंह नहीं खोलना, उसको हम बोलते हैं क्रिसमस। मुंह क्यों नहीं खोलता है? क्योंकि ये सिर्फ हड्डियों को इफेक्ट नहीं करता, मुंह खोलने की जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर ही फंगस लग जाती है, तो इन मांसपेशियों में सिकुड़न हो जाती है और मरीज मुंह नहीं खोल पाता। आप देख रहे हैं इस मरीज का मुंह सिर्फ 15 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर ही खुल रहा है, जबकि नॉर्मल आदमी का मुंह 30 से 40 मिलीमीटर खुल सकता है। ऐसे ये दूसरी मरीज है, इनका भी मुंह आप देखें 22-23 मिलीमीटर ही खुल रहा है, जबकि नॉर्मल आदमी का मुंह 30 से 40 मिलीमीटर खुलता है। फिर हम मुंह के बाहर निकले और क्या बाद के अंदर साइन सिम्टम्स होते हैं कि चेहरे पे सूजन आ सकती है, क्योंकि अंदर बीमारी चल रही है तो बॉडी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करती है। तो चेहरे पे आप देखें गाल पे सूजन आ रही है, इस पेशेंट की भी इस तरफ गाल पे सूजन आ रही है, और गाल से ऊपर जाके फिर ये आँख के चारों तरफ भी सूजन आ सकती है जब ये आँख की तरफ बढ़ती है। तो ये खतरनाक स्थिति है कि ये आँख की तरफ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं इसकी आँख में सूजन आ रही है, ये आँख फूली हुई है, ऊपर की जो आईलिड है ये फूली हुई है और मरीज आँख नहीं खोल पा रहा। और अगर आप इसको जबरदस्ती खोलेंगे इस आईलिड को तो क्या देखेंगे कि अंदर से आँख में सूजी हुई है, अंदर लाल हो रही है पूरी। इसका मतलब है कि फंगल इन्फेक्शन अब जबड़े में से निकल के आँख की तरफ चल गया है और ये अपने लिए इमरजेंसी है अगर अपन आँख को खोना नहीं चाहते तो। और ये जो सूजन वगैरह है ये नॉर्मल दवाई से नहीं हटेगी, नॉर्मल एंटीबायोटिक से नहीं हटेगी। तो घबराए नहीं, कभी कभार किसी को एलर्जी हो जाती है, सुबह सूजन आई दोपहर को हट गई, तो वो फंगल नहीं है। अगर परसिस्टेंट स्वेलिंग है तो वो फंगल है।
देन किसी किसी को अगर आप देखेंगे जो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, तो ऊपर आंख से ऊपर जाके दिमाग की तरफ भी जाके ऊपर की हड्डी में, सिर की हड्डी में भी चला जाता है। जैसे आप देखेंगे इस मरीज को यहाँ पे साइनस बना हुआ है मल्टीपल, तो इस मरीज की ऊपर की हड्डी, सिर की हड्डी भी इफेक्टेड थी। अगर आप इसका सीटी स्कैन देखेंगे, उस मरीज का सीटी स्कैन है, तो आप देखिए ऊपर सिर की हड्डी के अंदर छेद हो गए बिकॉज ऑफ द फंगस। ये बहुत कॉमन है। अब आपको पता चल गया ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। नाउ यू नो कि अगर मेरे को ऐसा कुछ हो तो हमें एक लोकल जो भी आपके फैमिली डेंटिस्ट है या फैमिली फिजिशियन है या ईएनटी सर्जन, उनको तुरंत दिखाएं। क्योंकि नॉर्मल जैसे सीटी स्कैन, और कई बार क्या होता है जब आप दिखाते हैं तो आपका डेंटिस्ट आपको बोलेगा या आपका ईएनटी सर्जन बोलेगा कि सीटी स्कैन करा लो। सीटी स्कैन आप कराएंगे तो उसमें बोलेंगे इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल साइनोसाइटिस आ रही है जैसे सीटी स्कैन में दिख रहा है। तो कंफ्यूज ना हो, अगर आपको सिम्टम हो तो आपको इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉर्मल सीटी स्कैन या नॉर्मल एक्सरे के अंदर अगर आपको लगे कुछ भी नहीं आ रहा है या साइनोसाइटिस जैसा दिख रहा है सिर्फ, तो भी ये ब्लैक फंगस हो सकता है। क्योंकि सीटी बहुत ज्यादा हड्डी गल चुकी होती है जब अपन बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में आ चुके होते हैं। तो हो सकता है इनिशियल स्टेज में सीटी स्कैन या एक्सरे नॉर्मल आए, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सीटी स्कैन वाले ने बोला नॉर्मल है, हमें तो डॉक्टर साहब ने बोला नॉर्मल है। क्योंकि जिन लोगों को, जो लोग रूटीन में ये केसेस नहीं देख रहे हैं, वो आपको बोल देंगे कोई नॉर्मल है सीटी स्कैन, जबकि अंदर तो आपका सब कुछ बीमारी बढ़ रही है। इसलिए इसलिए चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई, और एमआरआई भी नॉर्मल एमआरआई एक कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं नस के अंदर, कॉन्ट्रास्ट का एक इंजेक्शन लगता है, एक डाई लगती है, डाई लगाते हैं नस के अंदर और फिर एमआरआई लेते हैं। तो वो डाई जहाँ जहाँ जाती है वो सब एरिया एमआरआई में दिखता रहता है, और जहाँ पे डाई नहीं जाती है वो मालूम पड़ जाएगा इस एरिया में डाई नहीं गई, इसका मतलब एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं है, ये डेड है। तो इसके लिए चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कॉन्ट्रास्ट एमआरआई। जैसे इसके अंदर जहाँ पे लाल एरो दिख रहा है आपको, वहाँ पे ये चमक रहा है एरिया, इसका मतलब यहाँ पे डाई गई है, ये डाई चमक रही है। और जहाँ पे येलो एरिया दिख रहा है, ये ऊपर वाले जबड़े का सेक्शन, वहाँ पे ये बिल्कुल काला हो रहा है। काला होने का मतलब है कि यहाँ पे चमकदार डाई पहुंची नहीं। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई डेड है। तो अब हमें मालूम है कि ये एरिया डेड हो गया, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसलिए ये हमारे इन्वेस्टिगेशन है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक ब्रीफ के अंदर मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट अगर बाय चांस भगवान ना करे किसी को हो जाए, तो इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। सर्जरी इसलिए होता है कि जो अपना डेड है एरिया है वो अब वापस से जिंदा नहीं हो सकता। कि अपन कितनी से अच्छी दवाई दे दें, वो एरिया जिंदा नहीं हो सकता, तो उस एरिया को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसको निकालेंगे तो ही वहाँ से फंगस कम होगी। तो सबसे पहले उस डेड एरिया को निकाला जाता है, उस डेड बोन को निकालेंगे, उसके साथ जो भी दांत है, जो डेड त्वचा है, वो सब निकलेगी। और उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि ये आगे और फैल सकता है, तो फिर दवाइयाँ दी जाती है खाने वाली या इंजेक्शन लगाने वाली। अगर ये सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे ये ऊपर के जबड़ा है, इसमें से हमने चमड़ी हटाई है, तो ये यूजली नॉर्मल मरीज में ये पूरी लाल दिखती है हड्डी। अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर ये हड्डी लाल नहीं है, ये पूरी पीली और काली सी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी है। तो दुर्भाग्यवश ये मरीज का पूरा ऊपर वाला जबड़ा डेड हो चुका था, और ये देखिए ये तलवा पूरा डेड हो चुका है, यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, पूरा गल चुका है। तो हमें इसको पूरा का पूरा निकालना पड़ा इस मरीज में। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देर से आए ट्रीटमेंट करने, जब तक ये पूरा जबड़ा गल चुका था, और इस पूरे जबड़े को निकालना पड़ा। ऐसे ये दूसरे मरीजों की फोटोग्राफ्स हैं, तो आप इनको देख के डरे नहीं, सिर्फ ये आपको सावधान करने के लिए है कि अगर अपन लापरवाही करते हैं तो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और अपने को पूरा का पूरा जबड़ा निकालना पड़ सकता है, और बाद में ना दांत बचते ना हड्डी बचती। ये केस सिर्फ आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, जैसे इस केस के अंदर भी ये पूरा जबड़ा गल गया था, हमने पूरा जबड़ा निकाला, सफाई कर दी। सफाई करने के बाद अब हमारे पास समस्या ये आती है कि मरीज को खाना कैसे खिलाएं, मरीज को पानी कैसे दें। ऊपर का जबड़ा निकाल दिया, जो भी पानी लेगा नाक से निकलेगा। तो हम डेंटल कॉलेज में क्या करते हैं, हमारी ये नई विधि है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बची हुई हड्डी के अंदर ये टाइटेनियम की प्लेट्स लगाते हैं। क्या आपको दिख रही है प्लेट? इस प्लेट के ऊपर फिर हम चुंबक लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेट। ये चुंबक हमने इस प्लेट में चिपका दिए और टाँके लगा दिए। अब हम पेशेंट का नया डेंचर बनाते हैं, उस डेंचर के ऊपर भी हम 2 चुंबक लगा देते हैं। अब ये जो डेंचर है, ये उस चुंबक, डेंचर की चुंबक, मुंह में जो चुंबक लगी है उसे चिपक जाता है।
तो अब ये डेंचर ढीला नहीं है, अब ये पेशेंट इस डेंचर को पहन के आराम से लिक्विड डाइट ले सकता है। तो ये इमीडिएट हो जाता है। हमने आज सर्जरी करी, 2-3 दिन बाद ये डेंचर लगा दिया। फिर जब और इसका पेशेंट का घाव भर जाएगा तब हम पेशेंट को फिक्स दांत भी दे सकते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे, देखा आपने। इससे पेशेंट को काफी फायदा हो जाता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, अगर आप सोचना चाहेंगे कि भाई ये म्यूकरमाइकोसिस या ये ब्लैक फंगस दिखती कैसे है, तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर फोटो ली गई है उस गली हुई हड्डी की। तो जहाँ पे ये एरो दिख रहा है कि आप ये देख सकते हैं, ये तंतु जैसा, तो ये तंतु उस हड्डी के अंदर ब्लैक फंगस है। तो ऐसा तंतु जैसा दिखता है ये फंगस। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस। तो जो हम टिश्यू निकाल रहे हैं पेशेंट का, उसको हम बायोप्सी को भेजते हैं, और उस बायोप्सी में अगर ऐसा तंतु दिखता है तो ये कंफर्मेशन होता है कि ये म्यूकरमाइकोसिस है। सर्जरी के अलावा अगर हमें लगता है कि सर्जरी के बाद भी ये पेशेंट के फंगस बढ़ सकता है, तो फिर हम उसको दवाई लगाते हैं। आजकल आपने सुना ही होगा अखबारों में, जो इंजेक्शन लगता है उसको बोलते हैं हम लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। ये इंजेक्शन बहुत महंगा आता है और इस इंजेक्शन का किडनी पे बहुत दुष्प्रभाव होता है, इसलिए जिसके जरूरी होता है उसी को दिया जाता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी सरकार इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। जिस मरीज के जितने भी लगने हैं सारे के सारे इंजेक्शन सरकार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। अदरवाइज इसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट लाखों रुपए में जाती है, जो शायद हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं अफोर्ड करना। फिनिश करने से पहले मैं जस्ट आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये केस था, इनको भी ब्लैक फंगस हुआ था। आप देख सकते हैं कि ऊपर का आधा जबड़ा निकाल चुके हैं हम इनका लेफ्ट साइड, और उसके बाद में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई ये देखिए कि हमने जब ये वापस आए, जब ये ठीक हो गए 2-3 महीने बाद, जब हमें लगा ब्लैक फंगस नहीं, तो हमने इनका जबड़ा वापस बनाया टेक्नोलॉजी से, और ये जबड़ा इनके फिक्स है। तो हम स्क्रू लगाए इनकी बची हुई हड्डी के अंदर, उसको डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 लंबे इम्प्लांट गाल की हड्डी में लगाए। तो इनके टोटल हमने 4 इम्प्लांट लगाए जो बची हुई हड्डी थी, 1, 2, 3, 4, और इसके ऊपर इनका ये आर्टिफिशियल मेटल और सेरेमिक का जबड़ा फिक्स कर दिया गया है स्क्रू के द्वारा। तो वापस से ना सिर्फ दिखने में इनका जबड़ा बन गया है, बल्कि ये खाने के अंदर भी पहले के समान ही एफिशिएंट है। अब ना नाक से पानी आता है, ना मुंह से पानी रहता है नाक के अंदर, और खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एफिशिएंट है। और दिखने के अंदर भी आप देख सकते हैं, कोई देख के बता नहीं सकता कि ये नकली दांत या नकली मसूड़े या नकली जबड़ा। तो आजकल कोई घबराने की बात नहीं। ये पेशेंट की पहले की फोटो है, ये पेशेंट की जबड़ा लगने के बाद की फोटो। आप देख के खुश हो सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है कि ऐसा कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होगी, और फिर भी अगर हम सावधानी रखें तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर संकल्प, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। आपके लिए ही कहूंगी लाइक फादर लाइक सन, जैसे आपके फादर वैसे ही आप। अच्छा, आपने बहुत अच्छा था। we'll have definitely we are going to have a lecture, but we will keep one lecture only. So it's very nice and thank you so much. Anyone from sir, actually में क्या है कि it's too late. I will send you the questions and ये chat box में आप लिख दीजिए, मैं सर से आंसर लेके आपको बताऊंगी, और सर का दूसरा सेशन हम डेफिनेटली कराते हैं। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम फॉर ज्वाइनिंग एंड विद ह्यूमैनिटी फॉर अस। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। नाउ आई वुड से कि हम लोगों ने अपना जो सेकंड फेज है जय हिंद अभियान का वो कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट फेज अभियान में हमारा 17 से लेके 21 मई था, जिसमें IPS IAS डॉक्टर्स ने हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो मेडिकल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट दे रहा है उससे अवेयर कराया। और सेकेंड फेज है उसमें डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स आए। फर्स्ट फेज में जो हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर हैदर अली जैदी थे, उन्होंने पुलिस ने किस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड को रोका। और हमारे स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर अशफाक हुसैन, जो रिटायर्ड एजुकेशन सेक्रेटरी। थर्ड हमारे जो थे स्पेशल थे गेस्ट थे सर के शर्मा सर, रेवेन्यू बोर्ड मेंबर। उन्होंने भी कि प्रशासन का कैसे रोल है कोविड कंट्रोल में, और उन्होंने हमें और भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में बताया। हमारे जो की नोट स्पीकर थे फर्स्ट डे के डॉक्टर रिपुंजय सिंह, OTS
रीपा के थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया जिसमें उन्होंने कोविड के बारे में बताया, हाउ इट इज एक्टिंग लाइक अ डिजास्टर, आंकड़े बताए। जो हमारे नेक्स्ट डे के स्पीकर थे वो थे डॉक्टर चंद्र सेन एंड डॉक्टर फरकंदा मैम। फरकंदा मैम ने बताया कि किस तरह से हम जो लिटरेचर है उसको से कोविड के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। डॉक्टर चंद्रसेन निम्स के डायरेक्टर, सर चंद्रसेन निम्स के डायरेक्टर, उन्होंने हमें बताया कि हम किस प्रकार से साइबर क्राइम को कोविड में प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 डे के हमारे थे डॉक्टर संजय भार्गव एंड डॉक्टर कनिका मैम। डॉक्टर संजय भार्गव ने बहुत अच्छा हमें बताया, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया है। उन्होंने बताया इससे कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, ओनली 2% मोर्टेलिटी है। डाइट के बारे में बताया और किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर कनिका मैम है, उन्होंने बताया कि कैसे हम अपनी जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। जो हमारे लास्ट डे के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने हमें डॉक्टर सैयद सलमान चिश्ती, उन्होंने बताया कि सूफीज्म का रोल किस प्रकार से तनाव कम करने में। उन्होंने हमें सूफीवाद की ओर ले गए, क्योंकि एक वातावरण को थोड़ा सूफीज्म कर दिया। हमारे उस दिन की कीनोट स्पीकर डॉक्टर अनीता शर्मा मैडम थी। डॉक्टर अनीता शर्मा मैडम ने हमें बताया कि वैक्सीनेशन के बारे में बताया कि हमें वैक्सीन कैसे लेनी चाहिए। और हमारे रिपुंजय सिंह सर वो हमेशा इसमें थे, उन्होंने हमें कार्टून्स के द्वारा बताया कि किस तरह से हम इसको कोरोना को प्रिवेंट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यकता आज ये हमें है कि हम जिस प्रकार से हनन कर रहे हैं अपनी पृथ्वी का, तो हो सकता है सच में एक समय ऐसा ना आ जाए कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही घूमें। तो इसलिए हमें अपनी जो इसको इकोलॉजी को मेंटेन रखना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए। तो लास्ट में ये कहना चाहूंगी मैं कि हमने 2 फेजेस है वो कंप्लीट कर लिए इसके, कोविड अवेयरनेस के, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपनी पेट्रन डॉक्टर प्रतिभा यादव मैडम का। मैडम आज भी बिजी है विद मीटिंग विद डायरेक्टर ऑफ कॉलेज एजुकेशन, बट हमेशा वो मोटिवेट करती रहती है मुझे और कहती हैं गुड सबिया डूइंग वेल। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोगों का जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर रिपुंजय सिंह सर रहे, डॉक्टर अनीता शर्मा मैम, डॉक्टर अशफाक हुसैन सर, के शर्मा सर, सैयद सलमान सर, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज की मैं बताती हूँ कि जो हमारा ये सेशन था, ओवर टू रिपुंजय सिंह सर। रिपुंजय सिंह सर आप बोलिए बात वाला। रिपुंजय सिंह, हाँ प्लीज कंटिन्यू। अपना वी हैव ओवर एक्सीडेड आवर टाइम, अपना टाइम बहुत आगे निकल गया है, तो आप आज का सेशन समराइज कर दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, हाँ आप अपना खत्म करिए, आप अपना खत्म करिए प्लीज। अच्छा ओके। और आज का जो हमारा था, तो हमारा फर्स्ट जो सेकंड फेज था हमारा वो 31 मई से स्टार्ट हुआ। 31 मई के दिन हमारे जो कीनोट स्पीकर थे डॉक्टर रिपुंजय सिंह, प्रोफेसर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट OTS जयपुर, सर ने कोविड के बारे में जो किस तरह से हम इसको इकोलॉजी से जोड़ सकते हैं, हाउ इट इज रिलेटेड टू डिजास्टर, उसको एक्सप्लेन करा। हमारे जो और सेकंड डे के स्पीकर थे डॉक्टर राकेश पोरवाल, उन्होंने बताया कि हम अपनी आइज को कैसे हाइजीनिक रख सकते हैं कोविड के पीरियड में। और भी जनरल उन्होंने आइज की डिजीज के बारे में बताया, कि एक मैक्यूलर डिजेनरेशन के बारे में बताया, और एक उन्होंने बताया कि हमें आई ड्रॉप्स हमेशा डालने चाहिए जो बच्चों में आजकल ड्राइनेस का हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए। और आज के हमारे जो स्पीकर हैं डॉक्टर विजय पाठक सर ने हमें पूरी ब्रीफ लाइन बताई और उन्होंने बताया कि हाउ इट इज रिलेटेड टू हार्ट, और दूसरी चीजें बताई उन्होंने कि हमें किस तरह से इसको प्रिवेंट करना चाहिए और दूसरी फील्ड्स को भी करना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए। एक हमारे जो फर्स्ट सेशन के थे, आई फॉरगॉट टू कोट हिज नेम, डॉक्टर ललित बत्रा। जो ललित बत्रा सर थे वो हमारे फर्स्ट सेशन में आए थे, साइकेट्री के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से जो मनोरोग उत्पन्न हो रहा है उस मनोरोग से कैसे निकले, और जो विद्यार्थी है विद्यार्थियों में अपने भविष्य के प्रति आशंका है कि कल क्या होगा, तो उन्होंने कहा था ऐसे हमें घबराना नहीं चाहिए, फैमिली में मिलकर रहना चाहिए, अपनी डेली एक्टिविटीज गेम्स को खेलना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए और अपनी जो भी हॉबीज हैं उसको डेवलप करना चाहिए हमें। डॉक्टर नसरीन मैम थी आज की, उन्होंने हमें गायनी, बिकॉज शी वाज अ सर्जन इन गायनी, तो उन्होंने हमें
फीमेल्स के बारे में बताया, जो फीमेल प्रॉब्लम्स है, जो मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स है, फीमेल फीटिसाइड्स है, उसके बारे में बताया उन्होंने। और मैडम ने फिर कोरोना के बारे में बताया कि उनकी फैमिली में भी ऐसे हुआ था एंड देयर वाज अ डेथ बिकॉज उन्होंने ना वैक्सीनेशन नहीं ली थी। फिर उसके बाद अब हमारे आज के जो स्पीकर है डॉक्टर संकल्प मित्तल, इन्होंने डॉक्टर संकल्प मित्तल ने हमें ओरल बताया कि किस तरह से जो ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस वो कोरोना के बाद होती है, लेकिन हमेशा हर जो फंगल इन्फेक्शन है म्यूकोमाइकोसिस नहीं होता, वो लंबे समय तक अगर है तो ही म्यूकोमाइकोसिस होता है। एक सॉरी मैं भूलना गई, एक डॉक्टर रानावत सुप्रिटेंडेंट ऑफ SMS हॉस्पिटल थे, उनका कल था लेक्चर और सर ने हमें बताया था द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉम्बैटिंग विद कोविड, कि किस प्रकार से जो हमारी सरकार है वो कोविड से लड़ रही है, किस प्रकार से उन्होंने हॉस्पिटल्स में बेड्स का अरेंजमेंट किया, फूड के पैकेजेस भिजवाए, ना केवल कोरोना पेशेंट्स को बट गली गली में भी ये वैन्स गई जहाँ पे लोगों को फूड नहीं मिल रहा था, उनको अवेयर कराया। तो रियली जहाँ पे लोग ऐसी भावना के हैं, मेरे भारत के लोगों की बस यही तो विशेषता है, वो लोग क्या होते हैं बहुत भावनात्मक, एक दूसरे से जुड़े, लड़ाई करते हैं, लेकिन जब संकट का समय आता है तो सब लोग मिल जाते हैं, बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं। तो और कल हमारी जो चीफ गेस्ट थी डॉक्टर फरा थी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उन्होंने भी हमें बताया कि रियली आप जो ये मेडिसिन का जो प्रोवाइड कर रहे हो नॉलेज को और डॉक्टर्स को स्टेज पे लेके आ रहे हो कंसल्टेंसी के, इट इज वेरी गुड। और उन्होंने हमारी टीम को, रिपुंजय सिंह सर, हम सबको, अनिता मैम, हम लोगों को सबको कंग्रेचुलेट किया कि आप बहुत अच्छा सा ना जॉब कर रहे हैं। और रेशमा मैडम को नहीं भूल सकती, ऑल इंडिया रेडियो की जो है रेशमा मैडम ने कहा मैं आपका कम्युनिटी हर गली में, हर गली मोहल्ले में जय हिंद अभियान को पहुंचाऊंगी, और किस प्रकार से उन्होंने वातावरण को बिल्कुल शायरी गजल में कर दिया था। तो रेशमा मैडम को मैं नहीं भूल सकती। मैं सारी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमसे मिलकर करा। मेरे मीडिया पर्सन को कहना चाहूंगी, डॉक्टर मनीषा माथुर, डॉक्टर प्रीति माथुर, डॉक्टर कल्पना शर्मा, विकास सक्सेना, दिलीप गैना, मनोज यादव सर, ज्योति देवल एंड डॉक्टर फरकंदा मैडम, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग हैंड विद अस। और मानवता के लिए हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू रिपुंजय सर, योर ACM रीता, सल्यूट, जय हिंद, जय भारत। ओवर टू रिपुंजय सर। वेल डन सदिया। आपका क्लोजिंग हो गया, उसके बाद अब मैं क्या बताऊं? नहीं, आप भी तो बोलेंगे।